अध्याय 0281 जानवर को पकड़ना। अध्याय 281 जानवर को पकड़ना। इतनी तेज रफ्तार में चेन जियांग के कपड़े फट गए और बाल बिखर गए। ये दृश्य देखकर हुआ जियांग हंसी से लोटपोट हो गया। जब मैं टहलने के बारे में सोच रही थी तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आओगे और मुझे ढूंढोगे। हुआ जियांग ने शरारत से हंसते हुए कहा और चेन जियांग के बिखरे बालों को ठीक करने में उसकी मदद की। चेन जियांग को उसके साधारण पहनावे से ही अंदाजा हो गया कि इस औरत का असल में कोई काम नहीं है। वह दानशियांग ताओयुआन की सुपरवाइजर थी। फिर भी कुछ साल पहले वह दुनिया में चली गई थी और उसने दुनिया से कुछ अच्छे पौधों को चुराकर उन्हें कीमियागर बना दिया था। चेन जियांग खुद भी उसके मोह में पड़ गया था। बहन जियांग, आप धर्मनिरपेक्ष दुनिया में क्यों गईं? चेन जियांग ने पूछा। जाहिर है मैं वहां धर्मनिरपेक्ष दुनिया के गायब होने से पहले उसकी जांच पड़ताल करने गया था और यह भी जानने गया था कि वह क्यों गायब हो गई। हालांकि मुझे कुछ नहीं मिला, बल्कि मुझे तुम मिल गए, ये खजाना। मुझे बस इस बात का अफसोस है कि उस समय मैंने ज्यादा जोर नहीं लगाया, वरना मैं तुम्हें और भी कड़े तरीके से डेनशियांग ताओयुआन तक घसीट कर ले जाता। हुआ शियांग ने गहरी सांस ली। चेन जियांग को शक था कि हुआ जियांग को पहले से ही पता था कि उसके अंदर यिन और यांग की दिव्य नसें हैं और यही वजह थी कि उसने उसे दानशियांग ताओयुआन की ओर आकर्षित करने की कोशिश की। यहाँ तक कि उसने खुद को ऐसे कपड़ों में बेचने की भी कोशिश की जिन्हें देखकर किसी भी मर्द का खून खौल जाए। जैसे ही हुआ जियांग के मन में उसकी छवि उभरी, चेन जियांग का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। हुआ जियांग आगे आया और हंसते हुए बोला, तुम्हें इस बहन के और करीब रहना होगा। मैं देखता हूँ कि अब तुम कितनी मजबूत हो। बोलते बोलते वह जंगल में भाग गई। चेन जियांग ने अपने होंठ भींच लिए इससे पहले कि वह उसका पीछा करता। चेन जियांग का किंग गोंग वाकई कमाल का था। हालांकि उसका शरीर मजबूत था, फिर भी उसकी हल्की और फुर्तीली फुर्ती हुआ जियांग से कहीं बेहतर थी और इसका सारा श्रेय उसके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे एजियो ड्रैगन ट्रू क्यूई में मौजूद पवन ऊर्जा को जाता है, जिसने उसके शरीर को काफी हल्का बना दिया था। TLN किंग गोंग इक्वल्स गति, तकनीक, कौशल। जंगल में एक आदमी और एक औरत पेड़ों की चोटी पर लगे पत्तों पर तेजी से कदम रखते हुए छलांग लगा रहे थे, मानो जमीन की ओर सीधे उड़ रहे हों। उनकी गति इतनी तेज थी कि पलक झपकते ही वे 100 से ज्यादा झांक पार कर गए। चेन जियांग हुआ जियांग को पकड़ ही नहीं पा रही थी, जबकि हुआ जियांग मन ही मन चेन जियांग की सुंदर लेकिन आम चपलता तकनीक की तारीफ कर रही थी। बेशक चेन जियांग की गति ने उसे और भी हैरान कर दिया था। यह उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा तेज थी। आधे दिन की भागदौड़ के बाद भी चेन जियांग की सांसें जरा भी अस्थिर नहीं थीं। उसके शरीर में मौजूद सच्ची क्यूई इतनी प्रबल थी कि उसने उसका एक अंश भी नहीं लिया था। इस वजह से वहां खड़ी हुआ जियांग ने मन ही मन चेन जियांग की प्रशंसा की। छोटे बदमाश, तुम्हारी ताकत कम नहीं है। तुम्हारा शरीर और सच्ची ची बहुत ही जबरदस्त हैं। कोई भी ऐसा नहीं कर सकता और अभी तो मैं भी नहीं कर सकता। हुआ जियांग अचानक चेन जियांग का इंतजार करने के लिए अपनी गति धीमी कर दी। कंधे से कंधा मिलाकर वे पेड़ों की चोटी पर छलांग लगाने लगे। इससे पहले उसने चेन जियांग को पकड़ लिया था और पलक झपकते ही वे खुशबू शहर के भीतर से बाहर निकल गए। अगर चेन जियांग का शरीर इतना मजबूत न होता तो उस भयावह गति के साथ वह पहले ही टुकड़े टुकड़े हो चुका होता। इसी वजह से हुआ जियांग ने निष्कर्ष निकाला कि चेन जियांग का शरीर बहुत मजबूत था। बिल्कुल, चेन जियांग ने गर्व से हंसते हुए कहा। कोई आश्चर्य नहीं कि लियू मेंग तुम्हें इतना महत्व देगा। अफसोस, तुम्हें कोई और मिल गया। जो पहले उठता है उसे ही असली सफलता मिलती है। हुआ जियांग ने बेबसी से आह भरी। चेन जियांग नहीं चाहता था कि यह विषय आगे बढ़े, इसलिए उसने बस इतना कहा, प्रिय बहन, हम शक्तिशाली आत्मिक जानवरों को कब देख सकते हैं? हमें और गहराई में जाना होगा। तुम एक आत्मिक जानवर को पकड़ना चाहते हो, है ना? क्या तुम्हारे पास गहन जानवर वाला थैला है? हुआ शियांग ने पूछा। चेन जियांग मूल रूप से खरीदना चाहता था, लेकिन कौन जानता था कि जैसे ही उसने कहा कि वह एक आत्मिक जानवर को पकड़ना चाहता है, हुआ जियांग ने उसे गिरफ्तार कर लिया और खिड़की से शहर के बाहर भाग गया। मेरे पास तो है ही नहीं। किसने कहा तुम्हें कि मुझे बोलने नहीं दोगे और मुझे खींचोगे? जैसे ही चेन जियांग खरीदने के लिए वापस जाने वाला था, हुआ जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, ले लो छोटे बदमाश, इसे अपना उपहार समझो। मुझे याद आया कि धर्मनिरपेक्ष दुनिया में तुमने मुझे नर्क आत्मा घास का एक छोटा सा टुकड़ा दिया था। एक गहरे जानवर का थैला कम से कम 10 लाख क्रिस्टल पत्थरों के बराबर का होता था और उसे खरीदना इतना आसान भी नहीं था। चूंकि यह एक धनी मालकिन ने भेजा था, इसलिए चेन जियांग ने इसे निश्चिंत होकर स्वीकार कर लिया। गहरे जानवर का थैला और स्टोरेज पाउच दिखने में तो अलग नहीं लग रहे थे, लेकिन अंदर से काफी अंतर था। हुआ शियांग का चेहरा अचानक उतर गया और उसने गंभीर स्वर में कहा, छोटे बदमाश, ये दुनिया उतनी साधारण नहीं है जितनी तुम सोच रहे हो। हालांकि तुम कई शक्तिशाली दीन के संपर्क में आ चुके हो जो चेंगू मुख्य भूमि पर गर्व से आसानी से चल सकते हैं। तुम्हें याद रखना होगा कि तुमने जो देखा है वह तो बस हिमशैल का एक छोटा सा हिस्सा है। चेंगू मुख्य भूमि नश्वर दुनियाओं के बीच बस एक धूल है। तुम्हें थोड़ा और प्रयास करना चाहिए, वरना जो आने वाला है उससे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। चेन जियांग का दिल जोर से धड़क रहा था जब उसने हुआ जियांग को निराशा भरी नजरों से देखा। उसकी गहरी और खूबसूरत आंखों को देखकर चेन जियांग को लगा जैसे उसे पूरी तरह से समझ लिया गया हो। तुम लियू मेंग और मेरे इतने करीब रहे हो, कुछ और चीजें देखना नामुमकिन नहीं है।
सिर्फ दिखावे की वजह से हमें कमजोर मत समझना। मैं और मैंगर, हालांकि चेंगू मुख्य भूमि में सबसे ताकतवर नहीं है, फिर भी अगर हम चाहें तो चेंगू मुख्य भूमि को तबाह कर सकते हैं। हुआ शियांग्यू की आवाज बहुत गंभीर थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सख्त सीनियर अपने जूनियर को अनुशासित कर रही हो। क्या सिस्टर मैंगर को पता है? हुआ शियांग्यू ने सिर हिलाते हुए कहा। उसे दोष मत दो। मेरे और उसके रिश्ते अफवाहों के अनुसार नहीं हैं, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। उसने मुझे अपनी बात सुनने दी, जिससे मुझे थोड़ा अंदाजा हो गया। चेन जियांग ने हल्की सी आह भरी। उसने और लियू मैंगर ने चुंबन किया था। भला लियू मैंगर को कैसे पता नहीं चला होगा कि चेन जियांग में यिन और यांग की दिव्य नसें हैं। लियू मैंगर भी जानती थी कि चेन जियांग के चरम मार्शल संप्रदाय के 3 प्रमुखों से बहुत अच्छे संबंध हैं, इसलिए चरम मार्शल संप्रदाय के निषिद्ध क्षेत्र में सीलबंद हुआंग जिनतियान से उसका संबंध होना कोई अजीब बात नहीं थी। चेन जियांग को वास्तव में लगता था कि लियू मैंगर बहुत भोली है, लेकिन आखिरकार वह 10,000 साल से अधिक जी चुकी थी और कभी कभी वह भावनाओं में बहकर इस तथ्य को नजरअंदाज कर देता था। हालांकि लियू मैंगर उसके प्रति बहुत अच्छी थी और यह बात उसे अच्छी तरह से पता थी। स्वर्ग की एक गौरवशाली बेटी का दिल जीतने की कल्पना करते हुए उसके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान उभर आई। ये देखकर हुआ शियांग्यू ने चुपके से अपने होंठ काट लिए। तुम बदलने की बजाय मरना पसंद करोगे, तुम छोटे बदमाश, हुआ जियांगयुए ने धीमी आवाज में कहा। चेन जियांग हंसते हुए बोली, प्यारी बहन, मुझे पता है कि तुम इस बात से चिंतित हो कि मैं एक खूबसूरत महिला के चक्कर में पड़ जाऊंगी, लेकिन यह मत भूलो कि पहले तुम मेरे सामने नग्न थी, फिर भी मुझे नहीं पा सकी। हाँ, हुआ शियांगयुए का चेहरा लाल हो गया और उसने कई बार थूका। इस बात पर वह चेन जियांग की मनःस्थिति को न तो नकार सकी और न ही उसकी प्रशंसा कर सकी। चेन जियांग और हुआ जियांगयुए ने भी इस मामले पर आगे बात नहीं की। चेन जियांग को एहसास हो गया था कि छिपाने की उसकी तरकीबें पर्याप्त कारगर नहीं थीं और दूसरे पक्ष ने उसकी चाल को पूरी तरह समझ लिया था। धर्मनिरपेक्ष दुनिया में रहते हुए ही हुआ जियांगयू ने पहले ही पता लगा लिया था कि उसके पास यिन और यांग दिव्य नसें हैं। बेशक सु मेयाओ और बाई यूयू ने भी हुआ शियांगयुए और लियू मैंगर की इतनी ताकतवर क्षमता की उम्मीद नहीं की थी। उन्हीं की वजह से चेन जियांग को लगा था कि उसका छिपने का तरीका बहुत चालाक था, लेकिन अब वह उसी पर उल्टा पड़ गया। रिंग के अंदर बैठी दोनों महिलाएं सोच विचार कर रही थीं। पहले दक्षिणी बंजा भूमि में लूजी लगातार चेन जियांग पर नजर रख रही थी और अब हुआ जियांगयुए की बातें सुनकर वे और भी ज्यादा संशय में थीं। समय तेजी से बीत रहा था और आसमान में अंधेरा छा चुका था। एक पेड़ के नीचे हुआ शियांगयुए और चेन जियांग किसी दानव जानवर का मांस पका रहे थे। पूरे दिन में उन्हें कोई आत्मा प्राणी नहीं मिला और उनका सामना केवल कुछ दानव जानवरों से ही हुआ। खाने के बाद 100 जानवरों के दान निकाल लेना। अगर हम ये तरकीब नहीं अपनाएंगे तो ये कभी काम नहीं करेगा, हुआ जियांगयू ने कहा। इस समय उसका मुंह पूरी तरह से चिकना था और ये देखकर चेन जियांग का उसके होंठ चाटने का बहुत मन कर रहा था। चेन जियांग ने 10 जानवर डैन निकाले। वह हंसा और बोला, 10 तो किसी शक्तिशाली आत्मिक जानवर को आकर्षित करने में सक्षम होंगे। 100 जानवरों वाले दान का एक और नाम भी था, इसे आकर्षक जानवर दान कहा जाता था। जानवरों के लिए ये बहुत आकर्षक था, भले ही वे किसी दूसरे क्षेत्र में दूर हों। एक आत्मिक जानवर अभी भी इसकी गंध सूंघ सकता था। 100 जानवरों वाले डैन को बाहर निकाले हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी, फिर भी एक जानवर की दहाड़ ने आसमान को पूरी तरह से ढक लिया था। इस दहाड़ को सुनकर हुआ शियांगयू का कोमल शरीर अचानक कांप उठा और डर ने उसके चेहरे को पूरी तरह से ढक लिया। अध्याय 0282 सफेद बाघ परिवार। अध्याय 282 सफेद बाघ परिवार। हुआ जियांगयुए के रंग रूप को देखते हुए चेन जियांग ने जल्दी से पूछा, ये कौन सा जानवर है? हुआ जियांगयू ने बस अपना सिर हिलाया और भारी स्वर में बोली, 100 जानवरों डैन को दूर रखना बेहतर है, इस आदमी से निपटना आसान नहीं है। चेन जियांग द्वारा 100 जानवरों के दान को दूर करने के बाद लॉन्ग जुई ने तिरस्कार के साथ कहा, ये सिर्फ एक सफेद बाघ है, इसके अलावा इतना पुराना नहीं है। क्या, एक सफेद बाघ? चेन जियांग ने आश्चर्य से कहा। सफेद बाघ, किंवदंतियों में वर्णित वध के महान देवता। सफेद बाघ परिवार व्यापक रूप से फैला हुआ है, वे लगभग हर दुनिया में मौजूद हैं। हालांकि जो लोग सफेद बाघ दिव्य पशु के स्तर तक पहुंच सकते हैं वे बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी सफेद बाघ परिवार को हल्के में नहीं लिया जा सकता। वे बहुत शक्तिशाली हैं, उनमें से प्रत्येक के पास अत्यंत सघन वध की हुई है, लॉन्ग जुई ने समझाया। हुआ शियांगयू ने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो कुछ महसूस करने की कोशिश कर रही हो। एक पल बाद उसने कहा, ये सच्चे मार्शल क्षेत्र के 7वें स्तर का एक सफेद बाघ है। अगर तुम इस आत्मिक जानवर का पालन पोषण करना चाहते हो तो न केवल तुम्हारे पास भारी मात्रा में संसाधन होने चाहिए, बल्कि तुम्हें ऐसी ताकत भी दिखानी होगी जिससे सफेद बाघ तुम्हें स्वीकार करे। दूसरे शब्दों में तुम्हें लड़ाई में हराना होगा। चेन जियांग ने अपनी मुठियां भींच लीं। ये 7वीं या 8वीं कक्षा का आत्मिक जानवर था। अगर यह कोई मार्शल कलाकार भी होता जो इससे थोड़ा ज्यादा ताकतवर होता तो भी वे मुश्किल से ही इसका सामना कर पाते। आत्मिक जानवर अपने मानव समकक्षों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक ताकतवर थे। हालांकि आत्मिक जानवरों में किसी भी प्रकार का युद्ध कौशल नहीं था, फिर भी वे स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली शरीर और काफी शक्तिशाली युद्ध कौशल के साथ पैदा हुए थे। कई युद्ध कौशल आत्मिक जानवरों के युद्ध कौशल पर आधारित थे। इससे ये देखा जा सकता है कि आत्मिक जानवर मनुष्यों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक ताकतवर थे, खासकर वे जो अपनी बुद्धि को जागृत कर चुके थे। सफेद बाघ से मुठभेड़ तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है,
ये सफेद बाघ बहुत दुर्लभ हैं। अगर तुम डर गए तो मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ। जल्दी से फैसला करो, वह आ रहा है। हुआ जियांग्यू ने आग्रह किया। सबसे अच्छा तरीका है कि जल्दी से लड़ाई खत्म करो और इस छोटे से बाघ को पकड़ लो। आसपास जरूर एक ज्यादा शक्तिशाली सफेद बाघ है। अगर हमने उस बूढ़े राक्षस को परेशान किया तो हम जरूर मुसीबत में पड़ जाएंगे। चेन जियांग ने अपनी मुट्ठी भींच ली और बस ऐसा करने का फैसला किया। मुझे कोशिश करने दो प्यारी बहन। क्या यहाँ का पुराना सफेद बाघ बहुत दुर्जय है? बिल्कुल। सफेद बाघ परिवार में जो सफेद बाघ के बच्चे पैदा कर सकते हैं वे निश्चित रूप से कमजोर नहीं हैं। कम से कम वे निर्वाण क्षेत्र में तो हैं। आमतौर पर निर्वाण क्लेश पार करने से पहले सफेद बाघ अपने पीछे संतान छोड़ जाते हैं। एक बार जब वे अपने निर्वाण क्लेश पार कर लेते हैं तो वे मानव रूप धारण कर सकते हैं। हुआ शियांग्यू ने कहा। गहन पशु चरम अवस्था की शक्ति से युक्त थे और उससे भी आगे वे मनुष्यों के समान थे। विशिष्ट स्तर निर्वाण क्षेत्र था जहाँ पशु मनुष्यों में रूपांतरित होने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। छोटे बदमाश, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। अगर बूढ़ा सफेद बाघ यहाँ है तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। हो सकता है कि कोई जोड़ा भी हो। अगर उन्हें पता चल गया कि तुमने उनके बच्चे का अपहरण कर लिया है तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। लॉन्ग जुएई शरारत से हंसी। चेन जियांग का मुंह फड़क उठा। और हाँ, एक सफेद बाघ का जोड़ा, दोनों ही निर्वाण लोक में हो सकते हैं। आमतौर पर जानवर गंध के आधार पर अपने साथियों को ढूंढ लेते हैं। अगर उसे पता चल गया तो वाकई बहुत परेशानी होगी। यह आ गया है, हुआ जियांग्युए ने प्यार से चिल्लाकर कहा और फिर हवा में ऊंची छलांग लगा दी। उसी समय एक सफेद आकृति उछलकर चेन जियांग की ओर झपटी। सफेद बाघ किसी भी आम बाघ के आकार का ही था, लेकिन उसके फर से सफेद रोशनी निकल रही थी। अंधेरी रात में वह बेहद पवित्र और सुंदर लग रहा था। लेकिन स्लॉटर क्यूई से भरी दहाड़ और उसकी आंखों के भयंकर भाव के बाद वह एक क्रूर बाघ में बदल गया जो बस एक ही काम जानता था, वध करना। चेन जियांग ने कमजोरी का कोई संकेत नहीं दिखाया। जब उसने युवा बाघ से वध क्यूई निकलती महसूस की तो उसका वध हृदय कांप उठा। उससे एक गूंजती हुई चीख निकली और साथ में एक अत्याचारी वध क्यूई भी निकली जिसने पूरे वातावरण को अपनी चपेट में ले लिया। जब सफेद बाघ उस पर झपट रहा था तो उसने घने वध क्यूई को महसूस किया। उसने दहाड़ लगाए लेकिन उसका झपटना रुक गया। चेन जियांग की स्लॉटर क्यू ने नन्हे बाघ को थोड़ा सौहार्दपूर्ण तो महसूस कराया, लेकिन साथ ही उसकी युद्ध की इच्छा को भी बढ़ा दिया। सफेद बाघ परिवार का कोई भी वंशज लड़ाई और वध का शौकीन था। यहाँ तक कि अपने ही रिश्तेदारों के बीच भी अनगिनत लड़ाइयाँ होती थीं। छोटे सफेद बाघ के कुछ बार दहाड़ने के बाद उसकी दोनों आंखें चमक उठीं और फिर अचानक झपटा। उसकी तेज रफ्तार से चेन जियांग स्तब्ध रह गया और सीधे जमीन पर गिर पड़ा। उसके दोनों कंधे बाघ के दो विशाल पंजों से मजबूती से जकड़े हुए थे। तीखे पंजे चेन जियांग के कंधों में धंस गए और वह दर्द से कराह उठा। टकराना। सफेद बाघ की ऊर्जा बढ़ गई और उसके पंजों से क्यूई का एक शक्तिशाली विस्फोट निकला जो चेन जियांग के कंधे पर लगा। चेन जियांग को ऐसा लगा जैसे उसकी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी। चेन जियांग ने दांत भींच लिए और दर्द सहने की पूरी कोशिश की। उसे उम्मीद नहीं थी कि श्वेत बाघ इतना शक्तिशाली होगा। उसकी गति और शक्ति दोनों ही अथाह विस्फोटक बल से भरी हुई थीं। अगर वह अमर और शैतान शरीर के 5वें स्तर पर न होता तो युवा श्वेत बाघ द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा से चेन जियांग के टुकड़े टुकड़े हो जाते। युवा सफेद बाघ ने चेन जियांग पर कई बार दहाड़ा, मानो उसे अपनी जीत पर गर्व हो रहा हो। वह इसलिए खुश था क्योंकि उसने अपने से अपेक्षाकृत ज्यादा शक्तिशाली स्लॉटर क्यूई वाले को गिरा दिया था। धीरे धीरे पास आते उन बर्फ जैसे सफेद तीखे दांतों को देखकर चेन जियांग ने एक जोरदार ड्रैगन दहाड़ लगाए जिससे अचानक एक शॉकवेव पैदा हुई और आसपास के पत्ते सरसराने लगे। चेन जियांग के मुंह से एक नीला आभामंडल निकला, साथ में भयंकर बिजली की चमक भी। अचानक विनाशकारी शक्ति से भरी एक हवा का आभामंडल सीधे उस युवा सफेद बाघ पर टूट पड़ा जो उसके मुंह से उसके शरीर में प्रवेश कर गया, जिससे वह युवा सफेद बाघ खांसी जैसी दहाड़ने लगा और फिर चेन जियांग पर अपनी पकड़ छोड़ दी। हालांकि चेन जियांग का कंधा दर्द से कराह रहा था, फिर भी वह अपने सामने के दृश्य को देखकर हंसे बिना नहीं रह सका। उसने जो नीला ड्रैगन दहाड़ छोड़ा था वह बाहर निकल आया और उसकी अधिकांश शक्ति युवा सफेद बाघ के अंदर घुस गई। युवा सफेद बाघ ने गुस्से से दहाड़ लगाई, फिर एक बार फिर चेन जियांग पर बिजली की तरह झपटा। हालांकि उसकी गति पहले की तुलना में धीमी थी। कुछ ही क्षण पहले चेन जियांग को हार का सामना करना पड़ा था, इसलिए उसने सबक सीख लिया था। इस बार उसने वार से बचने की कोशिश नहीं की बल्कि हथेली से जोरदार प्रहार किया जिससे सार्वभौमिक सच्ची ऊर्जा का प्रवाह हुआ और वह एक प्रचंड कंपन शक्ति में परिवर्तित हो गया। शोकंग हेवन पाम युवा श्वेत बाघ के सिर की ओर बढ़ा। हथेली अभी तक युवा श्वेत बाघ से टकराई भी नहीं थी कि उसकी शक्ति इतनी तीव्र हो गई कि चेन जियांग को केंद्र में रखते हुए चारों दिशाओं में एक तीव्र आघात तरंग फैल गई। अचानक तीव्र आघात तरंग से आसपास के पेड़ गिर पड़े और यहाँ तक कि जमीन भी फटने लगी। युवा श्वेत बाघ का शरीर छोटा नहीं था, फिर भी उस भयानक कंपन बल ने उसे बहा दिया और पास के पेड़ के तने से टकरा दिया। जैसे ही उसका भारी शरीर लकड़ी से होते हुए जमीन पर गिरा, उसके सफेद बाल रेत से सन गए। देखने से ही श्वेत बाघ बेहद दयनीय और मैली कुचैली हालत में लग रहा था। लगता है ये आदमी बहुत सीधा साधा है। चेन जियांग शरारत से हंसा। कुछ देर पहले जब युवा श्वेत बाघ पर नीला ड्रैगन दहाड़ का प्रहार हुआ था तब तक उसका आंतरिक शरीर पहले ही विचलित हो चुका था जिससे वह अपनी पूरी शक्ति नहीं छोड़ पा रहा था।
अगर वह इंसान होता तो चेन जियांग पर हमला जारी रखने से पहले वे निश्चित रूप से उसके प्रभावों को खत्म कर देते, वरना उनके हमले पर बुरा असर पड़ता। हुआ शियांग युए भी बार बार चौंक रही थी। चेन शियांग की ताकत वाकई बहुत भयावह थी। इस तरह की दबंग शक्ति अद्भुत थी। वह जानती थी कि चेन शियांग 5 तत्वों की सच्ची ची की साधना करता है और उसने अनुमान लगाया कि चेन शियांग पहले से ही इन 5 तत्वों की सच्ची ची को एक साथ मिला सकता है। तभी वह इस तरह की अदृश्य, रंगीन लेकिन अजीब तरह से भयावह सच्ची ची को मुक्त कर पाएगा। युवा सफेद बाघ ने धीमी सी दहाड़ लगाई। वह बेहद गुस्से में लग रहा था। उसने अपना सिर उठाया और फिर से दहाड़ लगाई। धरती अचानक हिल गई क्योंकि वह धीरे धीरे चेन जियांग की ओर बढ़ रहा था। उसके हर कदम के साथ जमीन जोर से कांप रही थी। हालांकि अगर कोई ध्यान से देखे तो पता चलेगा कि उसके चारों पैर जमीन से उठ चुके थे। वह वास्तव में हवा में चल रहा था। फिर भी उसने एक अदृश्य प्रघात तरंग छोड़ी जिसने धरती को हिला दिया। चेन जियांग जानता था कि उसने इस युवा सफेद बाघ को नाराज कर दिया है। अगर उसने अभी अभी जो हथेली दिखाई थी वह किसी 7वें स्तर के सच्चे मार्शल दायरे के मार्शल कलाकार के सिर पर पड़ती तो भले ही वह मार्शल कलाकार मरता न भी हो, उसे जरूर गंभीर चोटें लगती। फिर भी सफेद बाघ पर उसका कोई असर नहीं हुआ, बस वह गुस्से से भर गया। अध्याय 0283 बाघ मुट्ठी बनाम सफेद बाघ। अध्याय 283 बाघ मुट्ठी बनाम सफेद बाघ। युवा सफेद बाघ चेन जियांग की ओर बढ़ा। उसके हर कदम से आसपास का माहौल हिल रहा था और चेन जियांग के लिए अपने डेंटियन से सच्ची ची इकट्ठा करना मुश्किल हो रहा था। इससे वह घबरा गया, क्योंकि अगर वह अपनी सच्ची ची का इस्तेमाल नहीं कर पाया तो बहुत बुरा होगा। चेन जियांग धीरे धीरे पीछे हट गया। उसका पूरा शरीर सदमे की लहरों से सुन्न हो गया था। उसके 5 झांक सिकुड़ गए और उसे खून की उल्टी करने की इच्छा हुई। युवा सफेद बाघ उतना मूर्ख नहीं था जितना चेन जियांग ने सोचा था, बस थोड़ा उतावला था। इस समय वह अपनी छोड़ी हुई आघात तरंगों से चेन जियांग को धीरे धीरे यातना दे रहा था। उसकी गर्व से भरी बाघ जैसी आंखों में चिढ़ाने का भाव था, मानो उसने कोई चूहा पकड़ लिया हो। यह आदमी, चेन जियांग अंततः सहन नहीं कर सका और उसने मुंह में खून थूक दिया। इस तरह की शॉकवेव बहुत बार आती थी। इसके अलावा जब भी वह ट्रू क्यूई इकट्ठा करना शुरू करता तो वे हमेशा प्रभाव डालती, उसे बिखेर देती और उसके पूरे शरीर को दर्द से सुन्न कर देती। चेन जियांग को खून थूकते देख युवा सफेद बाघ ने अपने जबड़े खोले और उसके बाद एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। कई ली के दायरे में जमीन एक भयंकर भूकंप में बदल गई। जमीन फटने लगी, पहाड़ हिलने लगे और एक और भी तेज शॉकवेव उठी जिसका सीधा असर चेन जियांग पर पड़ा और वह उड़ गया। उड़ते हुए वह लगातार कई पेड़ों से टकराता रहा। चेन जियांग जैसा ही कोई अपने भयानक शरीर के साथ ऐसी स्थिति में दोबारा उठ सकता था। हालांकि उसका शरीर बहुत दर्द से तड़प रहा था। सौभाग्य से काले कछुए के एडामेंटाइल कवच ने ज्यादातर प्रभाव को झेल लिया। यह आदमी बहुत ताकतवर है। चेन जियांग ने अभी उसके मुंह के कोने से खून पोंछा ही था कि अचानक एक और शॉकवेव ने उस पर हमला कर दिया, जिससे उसके मुंह से फिर से खून बहने लगा, जिससे उसके मुंह में एक मीठा स्वाद आ गया। हुआ शियांग युए ने भौहें चढ़ाईं और चेन शियांग को संदेश दिया, तुम इस आदमी को नहीं हरा सकते। हार मान लो, यह आदमी मेरी कल्पना से भी ज्यादा ताकतवर लगता है। तुम और वह बाघ 2 या 3 स्तर अलग हैं और अब तो ये भी कहना पड़ेगा कि अगर तुम सच्चे मार्शल दायरे के 9वें स्तर पर भी हो तो भी तुम उसके आघातों का प्रहार सहन नहीं कर पाओगे। माफ करना बहन, बस थोड़ी देर रुको, मुझे ये लड़का पसंद आ गया है। मैं इसे निश्चित रूप से आज्ञाकारी रूप से उस गहरे जानवर के बैग में रखूंगी। चेन जियांग ने पूरी तरह से आत्मविश्वास भरे लहजे में जवाब दिया। चेन जियांग ने युवा व्हाइट टाइगर को आते हुए देखा और गर्व और शालीनता से उपहास करते हुए कहा, छोटे आदमी, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। युवा सफेद बाघ ने तिरस्कार से भरी एक सुस्त दहाड़ लगाई। उसने चेन जियांग को अपनी नजरों में जरा भी जगह नहीं दी। उसकी दहाड़ के बाद एक अत्याचारी कदम उठा, जैसे आसमान से एक बेहद शक्तिशाली झटका आया और चेन जियांग के सिर पर आ गिरा। चेन जियांग जमीन पर गिरते ही मुंह में खून थूक गया। युवा श्वेत बाघ की शक्ति मुख्य रूप से इस प्रकार की तरंगें उत्पन्न करने की उसकी क्षमता में निहित थी। ऐसा प्रतीत होता था कि उसने एक रहस्यमय कौशल प्राप्त कर लिया था, जिससे उसे इन तरंगों पर उत्कृष्ट नियंत्रण प्राप्त हो गया था। ताई ची के ड्रैगन वशीकरण अभ्यास की विशेषता ये थी कि यह चेन जियांग को किसी भी प्रकार की शक्ति को अवशोषित करने की क्षमता प्रदान करता था। अब जब उसने श्वेत बाघ की आघात तरंगों की विशेषताओं को स्पष्ट रूप से समझ लिया था तो वह अब इन आघात तरंगों और उनके अत्याचारी गुण से भलीभांति परिचित था। चेन जियांग ने अपने शरीर के भीतर मौजूद ट्रू ची का संचालन किया, लेकिन इस बार ट्रू ची प्रवाहित होते समय कंपन करेगी। ये सब चेन जियांग द्वारा अपनी ट्रू ची को कंपन करने के कारण हुआ और इसके माध्यम से उसकी ट्रू ची झटकों के बावजूद भी स्थिर हो जाएगी। जैसे ही एक बार फिर एक तीव्र आघात हुआ, चेन जियांग को अब किसी प्रकार की असुविधा महसूस नहीं हुई, क्योंकि उसके शरीर के भीतर मौजूद वास्तविक ऊर्जा का संचलन ताई ची के ड्रैगन वशीकरण अभ्यास की रहस्यमयी प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ा। इसने उसे एक ऐसी शक्ति उत्पन्न करने की अनुमति दी जो उसके शरीर में प्रवेश करने वाले आघातों के साथ समाहित हो सकती थी। युवा श्वेत बाघ चौंक गया, फिर तेजी से कई कदम बढ़ाए और चेन जियांग पर लगातार झटके बरसाए। कुछ क्षण पहले तक उसे लगा था कि यह महज एक गलती थी, वरना चेन जियांग पर इसका कोई असर नहीं होता, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वाकई कुछ बदल गया है। चेन जियांग की आकृति अचानक गायब हो गई और फिर युवा श्वेत बाघ के पीछे प्रकट हुई। अचानक उसने निर्दयतापूर्वक अपने शक्तिशाली प्रहार से युवा श्वेत बाघ के नितंबों पर प्रहार किया।
शक्तिशाली प्रहार की तरंगें युवा श्वेत बाघ की तरंगों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थीं और हिंसा एवं विनाश से भरी हुई थीं। चेन जियांग की हथेली से टकराते ही युवा सफेद बाघ जोर से दहाड़ा। श्वेत बाघ दिव्य मुट्ठी। चेन जियांग चिल्लाया और मुट्ठियों के अनगिनत आकार उड़कर युवा श्वेत बाघ को पूरी तरह से ढंकने लगे। एक एक करके हिंसक और संहारक आभालिए सुनहरे बाघों के सिर युवा श्वेत बाघ के शरीर पर टूट पड़े और साथ ही लगातार बहरा कर देने वाली बाघ की दहाड़ें युवा श्वेत बाघ की दहाड़ को दबा रही थीं। छोटे लड़के, मैं तुझे तब तक मारूंगा जब तक तू हार न मान ले। चूंकि चेन जियांग को यह मौका मिल गया था, वह इसे कतई हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। उसने इसे सांप की तरह जकड़ लिया, अपने शिकार पर जानलेवा डस रहा था। अब जब उसने भयंकर तूफान जैसे हमले किए थे, तो वह अपने दुश्मन को जरा भी राहत नहीं देगा। उसका हर मुक्का सफेद बाघ की दिव्य मुट्ठी था, जो राक्षसी वध क्यूई से भरा हुआ था और निर्दयता से युवा सफेद बाघ पर पड़ रहा था। ये बिल्कुल पहले वाले दृश्य जैसा था, जब युवा सफेद बाघ उस पर लगातार आघातों पर आघात छोड़ रहा था। चेन जियांग श्वेत बाघ दिव्य मुट्ठियों के लिए श्वेत बाघ सच्ची क्यूई का उपयोग नहीं कर रहा था, बल्कि वह ब्रह्मांडीय सच्ची क्यूई का उपयोग कर रहा था। हालांकि वध हृदय और श्वेत बाघ दिव्य मुट्ठियों के कारण केवल हिंसक और सुनहरे बाघ सिर वाली मुट्ठियां ही बन पाईं। युवा सफेद बाघ के शरीर पर अनगिनत दहाड़ते बाघों के सिर बेतहाशा टूट रहे थे और उसके पूरे शरीर पर टूट रहे थे। चूंकि उसका शरीर बहुत मजबूत था, इसलिए पहले तो उसे बस हल्का सा दर्द हुआ और उसे लगा कि यह हमला बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि चेन जियांग बहुत ही असामान्य निकला और उसकी सच्ची क्यूई अटूट लग रही थी। उसके हमलों का कोई अंत नहीं था, क्योंकि वे बेरहमी से सफेद बाघ के शरीर पर वार कर रहे थे, जिससे वह कांप रहा था। हवा में हुआ शियांग्यू हक्की बक्की रह गई जब उसने देखा कि क्या हो रहा है। उसका सुंदर चेहरा आश्चर्य से भर गया। कुछ देर पहले उसे लगा था कि चेन शियांग इस तरह के लगातार और बेरहम आघातों के आगे हार मान लेगा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि चेन शियांग अचानक उन आघातों के प्रभावों को सहन कर गया। और तो और उसने बाघ की गांठ पर भी थप्पड़ मारा, जिससे युवा सफेद बाघ के शरीर की ऊर्जा अस्त व्यस्त हो गई। इसके बाद एक उठती हुई क्यूई नदी की तरह फूट पड़ी, जो लगातार भयानक हमले कर रही थी। जब हुआ शियांग्यू ने निर्वाण लोक में चेन शियांग के बारे में सोचा और उससे लड़ने के लिए इस तरह की चाल चली, तो उसका कोमल शरीर कांप उठा। यही तो चेन शियांग की क्षमता थी। साले, पापा को खून उगलवाने में मजा नहीं आया ना? अब मैं भी मजे लूंगा। एक तरफ चेन जियांग जमीन पर पड़े बिलखते हुए जवान सफेद बाघ को अपनी मुट्ठियों से पागलों की तरह पीट रहा था। ऐसा करते हुए वह जोर जोर से गालियां भी दे रहा था। हालांकि वह जवान सफेद बाघ था, उसका सिर अभी भी बहुत बड़ा था, फिर भी जवान होने के कारण वह बिलख रहा था। आत्मिक जानवरों पर नियंत्रण पाने के लिए एक मार्शल कलाकार को अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उन्हें रोकना होता है और उनकी आत्मा में अपने प्रति गहरा भय पैदा करना होता है। इस समय चेन जियांग यही कर रहा था। छोटा बदमाश, कब तक मारेगा? हुआ जियांग्यू अब और नहीं देख सकती थी। उसे उस युवा सफेद बाघ पर दया आ रही थी। पिताजी तब तक मारेंगे जब तक थक न जाएं। हा हा हा। चेन जियांग पागलों की तरह हंसा, उसके मुंह के और भी तेज हो गए। हुआ जियांग्यू यहाँ था, इसलिए उसे अपनी पूरी ताकत खर्च करने का डर नहीं था। वह इस युवा व्हाइट टाइगर के दिल में अपना डर पूरी तरह से बिठा देना चाहता था। चेन जियांग के आसपास की जमीन भी प्रभावित हुई थी और इतनी बर्बाद हो गई थी कि सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था। जहाँ तक युवा व्हाइट टाइगर की बात है, वह चेन जियांग के मुक्कों की वजह से जमीन में गहराई तक धंसकर एक गड्ढे में पड़ा था, जो मानो बारिश की तरह थे। आधा दिन बीतने के बाद आसमान पहले ही उजला हो चुका था। चेन जियांग भी थक चुका था और युवा सफेद बाघ की आंखें अब आधी खुली हुई थीं, क्योंकि उसकी युद्ध शक्ति पहले ही लुप्त हो चुकी थी। चेन जियांग उसके शरीर को उठाकर गड्ढे से बाहर निकला और फिर युवा सफेद बाघ के भारी शरीर को जमीन पर पटक दिया। अध्याय 0284 लगाम लगाना। अध्याय 284 लगाम लगाना। युवा सफेद बाघ गाय जितना बड़ा था। अफवाह थी कि भविष्य में यह और भी बड़ा हो सकता है। चेन जियांग खुद को एक विशाल सफेद बाघ पर सवार होकर दुनिया भर में घूमते हुए देखकर मन ही मन थोड़ा उत्साहित हुआ। ये कितना फैशनेबल था, इसकी बात तो थी, लेकिन जाहिर है वह सिर्फ इसके बारे में ही सोचता था। उसे अब भी यही लग रहा था कि सफेद बाघ को गहरे जानवरों वाले थैले में ही रखना और किसी से लड़ते समय ही उसे छोड़ना ज्यादा अच्छा है। चेन जियांग जमीन पर बैठ गया। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर था। सफेद बाघ की हालत तो और भी दयनीय थी। उसका पूरा शरीर काला पड़ गया था और उसके शरीर के ज्यादातर हिस्से पर गीली मिट्टी चिपकी हुई थी। छोटे लड़के, तुम इस चीज से आकर्षित हो गए। हाँ, तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया है और मैं तुम्हें बुरी तरह पीट चुका हूँ। क्या तुम्हें मुझसे इतनी नफरत नहीं है? चेन जियांग ने 100 जानवरों के दान निकाले और उन्हें युवा सफेद बाघ के सामने हिलाते हुए हंसते हुए कहा। यहाँ तक कि लॉन्ग जुएई, ये पेटू 100 जानवरों डैम के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका। इस अनुभवहीन युवा सफेद बाघ की तो बात ही छोड़ दीजिए। युवा सफेद बाघ की अधखुली आंखें गुस्से से तो भरी थीं, लेकिन साथ ही चेन जियांग के लिए डर से भी भर गईं। चेन जियांग से आधे दिन तक पिटने के ख्याल से ही उसकी आंखें अचानक नम हो गईं। ये छोटा लड़का मादा लगता है, तुम बहुत दयालु नहीं हो, लॉन्ग जुएई ने शरारत से हंसते हुए कहा। शेरनी। चेन जियांग की हंसी और भी जोरदार हो गई। एक तरफ चेन जियांग हंस रहा था, तो दूसरी तरफ उसने बाघ के मुंह में 100 जानवरों वाले डैन ठूंसने शुरू कर दिए थे, साथ ही कई अच्छे डैन भी। युवा सफेद बाघ भी बहुत खाता था, वरना वह खाने की तलाश में अपनी मान से बाहर नहीं निकलता।
चेन जियांग जानता था कि उसे इस युवा सफेद बाघ को जल्दी से काबू में करना होगा, क्योंकि एक बार उसके माता पिता आ गए तो उसके पास हुआ जियांग के साथ भागने का ही विकल्प था। युवा सफेद बाघ ने जोर से अपना मुंह हिलाया और उन 100 जानवरों के डैन को अपने पेट में निगल लिया। उसकी आंखों में कृतज्ञता का भाव आ गया। चेन जियांग मुस्कुराया और एक बार फिर कुछ और डैन निगलने लगा। इससे लॉन्ग जुई को मन ही मन ईर्ष्या हुई। वह एक बार में इतने सारे खाने से हिचकिचा रही थी और इस वजह से वह उन्हें धीरे धीरे चखती थी। फिर भी इस युवा व्हाइट टाइगर ने एक ही समय में इतने सारे डैन खा लिए। ये गहन पशु थैली है। अगर तुम मेरा अनुसरण करने को तैयार हो तो तुम्हें इन 100 पशु दानों की कभी कमी नहीं होगी। तुम मेरी शक्ति का अनुभव कर चुके हो। अगर तुम मेरा अनुसरण करते हो तो यह कोई अपमान नहीं होगा। इसके अलावा मेरे पास तुम्हारे पूर्वज का युद्ध कौशल भी है। अभी कुछ क्षण पहले ही तुमने इसका अनुभव किया था। चेन जियांग ने कहा। वह जानता था कि कई आत्मिक पशु मानव भाषा समझ सकते हैं। चेन जियांग ने अभी बोलना ही खत्म किया था कि सफेद बाघ के माथे से सुनहरी रोशनी में चमकता एक वन राजा का पात्र प्रकट हुआ। उस पात्र के साथ साथ कई अस्पष्ट आत्मिक आकृतियां भी थीं और इससे चेन जियांग मन ही मन उत्साहित हो गया। यह वही पात्र था जो तभी प्रकट होता था जब कोई उच्च श्रेणी का आत्मिक पशु मनुष्यों के साथ कोई अनुबंध करता था। सफेद बाघ परिवार जिसके पास विरासत थी उच्च श्रेणी का आत्मिक पशु था, इसीलिए वे इन बातों को समझते थे। चेन जियांग ने झट से अपनी उंगली काट ली, जिससे उसका खून युवा श्वेत बाघ के माथे पर बनी आध्यात्मिक आकृति पर टपक गया। उसी क्षण चेन जियांग को एक अद्भुत अनुभूति हुई, क्योंकि उसने अपने और युवा श्वेत बाघ के बीच एक बेहद रहस्यमय संपर्क महसूस किया। मैं अब बहुत कमजोर हो गई हूँ, मुझे और खाने को दो। चेन जियांग के दिमाग में एक डरपोक लड़की जैसी आवाज गूंजी, मानो कोई लड़की किसी नुकसान के बारे में चिंतित हो। चेन जियांग चकित रह गया। अब वह अपने आध्यात्मिक पशु से जुड़ाव महसूस कर सकता था, लेकिन जिस बात ने उसे व्यंग्यात्मक मुस्कान दी वह ये थी कि यह युवा श्वेत बाघ बिल्कुल उस छोटे लालची अजगर जैसा था। दोनों ही पेटू थे। चेन जियांग ने युवा श्वेत बाघिन के मुंह में कुछ 100 पशु दान भर दिए, फिर उसे गहन पशु थैली में डाल दिया। मन ही मन वह रोमांचित था, क्योंकि वह इतने शक्तिशाली आत्मा पशु को वश में कर सकता था, और वह भी ऐसे आत्मा पशु को जिसमें विकास की अपार क्षमता थी। हुआ शियांग युए ने आसमान से जोरदार तरीके से नीचे कदम रखा। उसने चेन शियांग को पकड़ लिया और उनकी आकृतियां कई बार प्रकट और गायब होती रहीं, जिससे वे उस युद्ध क्षेत्र से दूर चले गए, जो अब भयंकर आग की लपटों में जल रहा था और आसमान में धुएं का घना गुबार उठ रहा था। उसी समय जंगल के भीतर से एक वीरान लेकिन गुस्से से भरी दहाड़ आए, जिसने चेन जियांग के दिल को झकझोर दिया। इस तरह की दहाड़ में इतनी ज्यादा स्लॉटर क्यूई भरी हुई थी कि वह बुरी तरह घबरा गया। स्लॉटर क्यूई ने अचानक जंगल के ऊपर आसमान को घेर लिया था। चेन जियांग हमेशा से मानता था कि उसकी स्लॉटर क्यूई चेंगू मुख्य भूमि की सबसे बेहतरीन में से एक है, फिर भी कुछ देर पहले की दहाड़ की तुलना में ये कहीं ज्यादा खराब थी। चिंता मत करो, जब ये गहन दैत्य थैली में प्रवेश कर जाएगा तो इसकी सांसें दुनिया से अलग हो जाएंगी। वह बूढ़ा आदमी इस छोटी सी चीज को नहीं ढूंढ पाएगा। हुआ शियांग युए ने चेन शियांग को पकड़ा और तेजी से छलांग लगाई। उसकी गति इतनी तेज थी कि चेन शियांग की सांसें रुक गईं। इस तेज गति के प्रभाव से उसके शरीर में कुछ देर पहले लगी चोटें फिर से उभर आईं। बहुत जल्द ही वे फ्रेग्रेंस सिटी के बाहर पहुंच गए। गति की बात करें तो चेनवू मुख्य भूमि में मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता। यह मत सोचो कि मैं शेखी बघार रही हूँ। हुआ शियांग युए ने हंसते हुए गर्व से कहा। चेन शियांग की शर्मिंदा शक्ल देखकर वह और भी खुशी से हंस पड़ी। चेन जियांग ने उपहास उड़ाते हुए कहा, मैं भविष्य में तुम्हें पीछे छोड़ दूंगा। मैं इंतजार कर रही हूँ, हुआ शियांग युए ने लापरवाही से कहा। बोलते बोलते उसने एक बार फिर चेन शियांग को पकड़ा और पलक झपकते ही वे दोनों दानशियांग टावर के अंदर दिखाई दिए। चेन जियांग बहुत थका हुआ था, फिर भी उसने हुआ जियांग युए के रुकने के आग्रह को ठुकरा दिया। वह दिव्य हथियार की दुकान पर लौट आया, लेकिन वहां लियू मैंग का कोई अता पता नहीं था। अपने कमरे में लौटने के बाद चेन जियांग ने कुछ सच्चे एलिमेंटल डैन निगल लिए और अपने शरीर को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। क्या हुआ शियांग युए ने जानबूझकर मुझे सफेद बाघ को ढूंढने के लिए ले गई थी? चेन शियांग के मन में संदेह पैदा हो रहा था। ये संभव तो है, लेकिन कौन जानता है, एक महिला की सोच को समझना असंभव है, जैसे भूसे के ढेर में सुई ढूंढना। लॉन्ग जुएई ने कहा, प्रिय भाई, मुझे कुछ 100 पशु दान दे दीजिए। तुम्हारे पास पहले से ही कुछ है, फिर भी मुझसे पूछ रहे हो? चेन जियांग ने व्यंग्यपूर्वक कहा। उसने गहन जीव थैली में रखे छोटे सफेद बाघ को देखा और पाया कि वह गहरी नींद में सो रहा था। गहन जीव थैली के अंदर एक छोटा सा आंगन था, जिसमें हरी भरी घास और कुछ पेड़ थे। एक तालाब भी था और कुल मिलाकर वातावरण काफी अच्छा लग रहा था। चेन जियांग ने कहा, क्या मैंने उसके साथ कुछ क्रूरता की? उसे उसके माता पिता से दूर कर दिया? कोई बात नहीं, जब तक वह तुमसे परिचित न हो जाए तब तक इंतजार करो। अगर तुम उसे वापस भेजना भी चाहो तो भी वह नहीं जाएगी। तुमसे मिलना भी उसकी बदकिस्मती नहीं है। वैसे भी यह छोटी बच्ची जल्द ही अपने माता पिता को छोड़कर चली जाएगी। सु मियाओ ने कहा। ठीक है, क्या मैं वही नहीं हूँ जिसे तुमने अपहरण कर लिया था, छोटे बदमाश? लॉन्ग जुएई ने मुंह बनाते हुए कहा। छोटे अजगर, तुम सच को तोड़ मरोड़ रहे हो। शुरू से ही तुमने स्वेच्छा से मेरा साथ दिया, अब क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है? मुझे पूरा यकीन है कि तुम हर हाल में मेरा साथ दोगे। अगर मैं तुम्हें दूर भी फेंक दूं तब भी तुम मेरा साथ दोगे, चेन जियांग ने डांटते हुए कहा। लॉन्ग जुएई ने बस मुस्कुरा दिया, उसने कोई जवाब नहीं दिया।
चेन जियांग लियू मेंग के लौटने का इंतजार कर रहा था। वह चाहता था कि लियू उसे चरम मार्शल संप्रदाय में वापस ले जाए ताकि वह नीला गहन फल प्राप्त कर सके और 5वें स्तर के रसायनज्ञ मूल्यांकन की तैयारी कर सके। उसके पास बिल्डिंग फाउंडेशन डैम के लिए अन्य सामग्रियों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे केवल एजियो प्रोफाउंड फ्रूट की कमी थी, क्योंकि वे अभी भी उग रहे थे। एलिमेंटल स्पिरिट डैम के लिए जड़ी बूटियां उसके पास कुछ थीं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। उसके पास केवल 5 प्रकार की जड़ी बूटियां थीं। इन दोनों प्रकार के डैन की जड़ी बूटियां बहुत दुर्लभ थीं और डेंशियांग टॉवर में तो वे बिल्कुल भी नहीं थीं। जहां तक 100 जानवरों के दान की जड़ी बूटियों का सवाल है, तो बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। जब चेन जियांग मूल्यांकन के लिए जाएगा तो वह निश्चित रूप से दानजियांग टॉवर से उन्हें उपलब्ध कराने के लिए कहेगा। उसने एक दिन आराम किया और जब उसने अपनी खाई हुई सच्ची क्यूई वापस पाली तो उसने पाया कि उसकी सच्ची क्यूई काफी बढ़ गई थी। इसके अलावा लियू मेंग भी वापस आ गया। चेन जियांग जल्दी से लियू मेंग को देखने के लिए अपने कमरे से बाहर भागा, लेकिन लियू मेंग के कमरे में चेन जियांग को आश्चर्य हुआ कि उसने वहां जू जियांगक्सियन और लेंग युलान को भी देखा। लियू मेंग वास्तव में इन दोनों लड़कियों को लाने के लिए आइसविंड घाटी गए थे। चेन जियांग को देखते ही जू शियानजियान झट से वहां पहुंची। धर्मनिरपेक्ष दुनिया के गायब होने की खबर सुनकर उसका चेहरा उदासी से भर गया था। चेन जियांग की तरह वह भी बहुत चिंतित थी। लेंग युलान का धर्मनिरपेक्ष दुनिया में कोई रिश्तेदार नहीं था। अब केवल जू जियांगक्सियन और चेन जियांग ही उसके सबसे करीबी रिश्तेदार थे और जू जियांगक्सियन को उदास देखकर वह भी दुखी हो गई। अध्याय 0285 5वें स्तर का मूल्यांकन। अध्याय 285 5वें स्तर का मूल्यांकन। लेंग युलान और लियू मेंग चले गए ताकि चेन जियांग और जू जियांजियान कुछ समय अकेले बिता सकें। चेन जियांग ने जू जियांजियान को कुछ देर तक दिलासा दिया, फिर उसके चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान आ गई। जियांगक्सियन, मैं कीमिया टूर्नामेंट में भाग लेने जा रहा हूँ, क्या तुम देखने जा रही हो? चेन जियांग ने जू जियांगक्सियन को गले लगाते हुए उसे अपनी गोद में बैठाते हुए पूछा। जू जियांगक्सियन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं देखने नहीं जा रही हूँ। युलान और मैं लगन से खेती करने जा रहे हैं, अन्यथा हम आपके साथ नहीं रह पाएंगे। उस नाजुक, सुंदर और परी जैसे चेहरे को देखकर, जिसमें आकर्षण और कोमलता की झलक थी, चेन जियांग अपने होंठ उसके करीब लाए बिना नहीं रह सका। जू जियाजियान उसके इरादे समझ गई और अपना सिर उठाकर चेन जियांग को चूमने लगी। दोनों ने काफी देर तक चुंबन किया। चूंकि लेंग युलान और लियू मेंग को अंदर से किसी की बातचीत की आवाज नहीं सुनाई दी, इसलिए उन्हें पहले ही अंदाजा हो गया कि क्या हो रहा है। खासकर लियू मेंग ने अपने प्रशिक्षु को चेन जियांग के साथ चुंबन करते हुए और खुद चेन जियांग के साथ चुंबन करते हुए सोचा तो वह लाल हो गई। उसने मन ही मन चेन जियांग को कोसा। इस बदमाश ने गुरु और शिष्य दोनों को अपना समझ लिया। हालांकि सफेद बालों वाली यह हसीना लेंग युलान आमतौर पर गर्म मिजाज और आवेगशील दिखती थी, लेकिन इन मामलों में वह एक अनुभवहीन युवती ही थी। दरवाजे की सिलवट से झांकते हुए वह मन ही मन ईर्ष्यालु तो थी, लेकिन साथ ही यह जानने के लिए उत्सुक भी थी कि यह कैसा लगेगा। चेन जियांग, जू जियाशियान और लेंग युलान कुछ देर के लिए फिर से एक साथ इकट्ठा हुए। उसके बाद लियू मेंग उन दोनों को ले गई। लियू मेंग ने चेन जियांग को बस इतना बताया कि वह उन दोनों को आइसविंड वैली के अंदर एक जगह साधना के लिए ले जा रही है, जो उनके लिए काफी फायदेमंद होगी। चेन जियांग ने अनुमान लगाया कि वह उन्हें किसी रहस्यमय लोक में ले जा रही है। असल में वह चाहता था कि लियू मेंग उसे चरम मार्शल संप्रदाय में ले जाए ताकि वह पका हुआ नीला गहरा फल ला सके, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि लियू मेंग के पास वास्तव में एक फल होगा। चेन जियांग की जरूरत को देखते हुए बिना किसी देरी के उसने उसे तुरंत और उदारता से चेन जियांग को दे दिया। लियू मेंग जू जियांगक्सियन और लेंग युलान को वापस ले गया। उसे वापस आने में कुछ दिन लगेंगे। चेन जियांग ने लियू मेंग को यह नहीं बताया कि वह 5वें स्तर का मूल्यांकन ले रहा है। वह उसकी वापसी पर उसे एक सुखद सरप्राइज देने की योजना बना रहा था। नीला गहरा फल प्राप्त करने के बाद चेन जियांग ने अपनी जरूरत की सारी सामग्री इकट्ठा कर ली थी। अब वह जाकर कीमियागर मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकता था। लियू मेंग जू जियाजियान और लेंग युलान को चेन जियाजियान से मिलवाने ले आया, न सिर्फ जू जियाजियान को दिलासा देने के लिए, बल्कि एक और मकसद से भी। जू जियाजियान और लेंग युलान को कुछ समय के लिए बंद कमरे में साधना करने से पहले आराम करने का मौका देना था। पिछली बार की तरह चेन जियांग भी लेंग युलान के साथ अभ्यास न कर पाने की वजह यही थी। वे कुछ समय से अलग रह रहे थे और उस समय वह उसकी बहुत चिंता कर रहा था। चेन जियांग ने एक बार लियू मेंग को ये बात बताई थी। दानशियांग टॉवर, यह विशाल टॉवर कई कीमियागरों के लिए पवित्र स्थान था। यह वह परीक्षा स्थल भी था जहां वे अपनी योग्यताएं प्राप्त कर सकते थे। यहाँ मूल्यांकन बहुत सख्त था। सभी के लिए एक जैसी आवश्यकता थी, चाहे वह कोई भी हो। क्या तुम 5वें स्तर के मूल्यांकन से गुजरना चाहते हो? एक कमरे में शानदार कपड़े पहने हुआ जियांगयू ने प्यार से चिल्लाकर कहा। चेन जियांग ने हुआ जियांगयू को देखा, जो बिल्कुल राजसी वेशभूषा में थी। मन ही मन वह थोड़ा हैरान हुआ। तुमने गलत नहीं सुना, मैं तुम्हारा मूल्यांकन करना चाहता हूँ। मेरे पास 2 दानों को शुद्ध करने के लिए पर्याप्त जड़ी बूटियां हैं। मूल्यांकन के दौरान डेंस को परिष्कृत करना सामान्य से थोड़ा ज्यादा मुश्किल था। ऐसा इसलिए था क्योंकि कीमिया की प्रक्रिया के दौरान कई दर्शक मौजूद थे, जिससे भाग लेने वाले कीमियागर पर काफी दबाव पड़ रहा था। कई लोग अक्सर अकेले और दूसरों के सामने परिष्कृत करने के बीच के भारी अंतर के कारण असफल हो जाते थे। छोटे बदमाश, मेरे साथ मजाक मत करो। इन जड़ी बूटियों को बर्बाद मत करो और आज्ञाकारी बनो। हुआ जियान्यू ने चेन जियांग को समझाने की कोशिश की। चेन जियांग को खुद पर पूरा भरोसा था,
लेकिन सामने खड़ी यह खूबसूरत औरत उसे घूर रही थी, जिससे वह थोड़ा दुखी था। बेशक वह जानता था कि हुआ जियांगयू उसके लिए चिंतित थी कि वह जड़ी बूटियां पाने के लिए अपनी कीमती मेहनत बर्बाद कर देगा। बहन, आप मुझे बहुत कम आंक रही हैं। अगर मैं 5वीं कक्षा के निम्न मूल्यांकन में भी पास हो जाऊं, तो आप मुझे कैसे पैसे देंगी? चेन जियांग ने एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा। वह हुआ जियांगयू के साथ शर्त लगाने की तैयारी कर रहा था ताकि उसका फायदा उठा सके। बस जाओ, इसे ले लो, मैं तुम्हारी निरीक्षक बनूंगी, हुआ जियांगयू ने मुंह बनाते हुए कहा। वह उसके झांसे में नहीं आए। चेन जियांग को अजीब लगा। आमतौर पर अगर कोई और होता तो वे शर्त लगाते, लेकिन हुआ जियांगयू ने ऐसा नहीं किया। इससे उसे थोड़ी निराशा हुई। निम्न 5वें स्तर के अल्केमिस्ट रैंक के लिए 3 प्रकार के निम्न श्रेणी के गहन स्तर के दानों को परिष्कृत करना आवश्यक था। हुआ जियांगयू जानती थी कि चेन जियांग 100 जानवरों के दान और भवन नींव के दान को परिष्कृत कर सकता है, लेकिन कुल मिलाकर केवल 2 प्रकार के निम्न श्रेणी के गहन स्तर के दान ही थे और दोनों को परिष्कृत करना अपेक्षाकृत आसान था। वह किसी अन्य दान के बारे में नहीं सोच पा रही थी जिसे चेन जियांग परिष्कृत कर सके। हुआ शियांग युए का डेनशियांग ताओयुआन में उच्च स्थान था। चेन शियांग की राय में उसका दर्जा संभवतः चरम मार्शल संप्रदाय में एल्टर डैन और वू काइमिंग के समान था और वह सामान्य परिस्थितियों में कार्यकारी निर्णय ले सकती थी। उसने तुरंत ही 3-5वें स्तर के कीमियागरों को बुलाया। हालांकि वे केवल 3 लोग थे, फिर भी चेन शियांग की कीमिया प्रक्रिया को मंजूरी देने के लिए पर्याप्त थे। अगर वह पास हो जाता, पिछली बार की तरह चेन जियांग एक निजी कमरे में दाखिल हुआ। ये तीनों कीमियागर इस युवा और प्रसिद्ध प्रतिभाशाली कीमियागर चेन जियांग के बारे में जानते थे। वे सभी बड़ी उत्सुकता से वहां पहुंचे क्योंकि उन्हें इस युवक की योजना में बहुत दिलचस्पी थी। शुरू से ही वे डेनशियांग टॉवर में कीमियागिरी कर रहे थे, इसलिए वे बहुत जल्दी पहुंच गए। इन 3 कीमियागरों में से 2 चमकते सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी थे, जबकि तीसरी सफेद बालों वाली एक बूढ़ी औरत थी। तीनों बहुत बूढ़े थे, फिर भी वे हुआ शियांगयू के प्रति बहुत सम्मान रखते थे। उनके चेहरों से चेन जियांग को समझ नहीं आया कि ये तीनों कौन हैं, लेकिन जब उसने उनके नाम जाने तो उसे बहुत हैरानी हुई। कीमियागरों की मंडली में एक रैंकिंग सूची होती थी जिस पर कई उत्कृष्ट कीमियागरों के नाम होते थे। चेन जियांग ने एक बार यह सूची देखी थी और वह इन तीनों के नाम पहचान सकता था। 5वें स्तर के सभी कीमियागरों में ये तीनों बहुत ही उल्लेखनीय थे। कहा जाता था कि इन सभी को 6ठे स्तर में प्रवेश पाने की उम्मीद थी। चेन जियांग ने बहुत विनम्रता से इन 3 पुराने कीमियागरों को सलाम किया, जो हुआ जियांगयू के साथ निजी कमरे के एक तरफ पत्थर की कुर्सियों पर बैठे थे। चेन जियांग के शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। चेन जियांग को केवल 100 जानवरों डैन के लिए जड़ी बूटियां प्रदान करने के लिए डेनेक्सियांग टॉवर की आवश्यकता थी। अन्य जड़ी बूटियों के लिए उन्होंने उन्हें स्वयं ही निकाल लिया। छोटे भाई, बिल्डिंग फाउंडेशन डैन और 100 जानवरों के डैन को परिष्कृत करने के अलावा आप और कौन से निम्न श्रेणी के गहन स्तर के डैन को परिष्कृत करने की योजना बना रहे हैं? एक बूढ़े व्यक्ति ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। चेन जियांग की उम्र 30 साल भी नहीं थी, फिर भी यह सर्वविदित था कि वह पहले से ही 2 अलग अलग प्रकार के निम्न श्रेणी के गहन स्तर के डैन को परिष्कृत कर सकता था। वह प्रतिभाशाली लोगों में एक राक्षस था। फिर भी इन वरिष्ठों के लिए यह कोई खास बात नहीं थी क्योंकि ये दोनों निम्न श्रेणी के गहन स्तर के डैन उतने जटिल नहीं थे। चेन जियांग ने उन्हें अनुमान लगाने पर मजबूर कर दिया। वह हंसा और बोला, नियमित कीमियागिरी बहुत उबाऊ है तीनों सीनियर्स। अगर आप मेरे परिष्कृत होने का इंतजार करें तो ज्यादा मजा आएगा। फिर अंदाजा लगाएं कि मैं किस डैन को परिष्कृत कर रहा हूँ। अच्छा, शरारती बच्चा, हा हा हा। बूढ़ी औरत प्यार से हंसी। हुआ शियांग युए ने मन ही मन उपहास किया। वह भी बहुत उत्सुक थी। उसने चेन शियांग से पहले भी पूछा था, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह क्या परिष्कृत करने वाला है। जिस मौलिक आत्मा डैन चेन जियांग को परिष्कृत करने जा रहा था वह बहुत लंबे समय से प्रकट नहीं हुई थी। उसका जिक्र सिर्फ अभिलेखों में था, चाहे वह जड़ी बूटियां हों या डैन, दोनों ही बहुत पहले ही विलुप्त मान ली गई थीं। बेशक चेन जियांग पहले 100 जानवरों के दान को परिष्कृत करने वाला था। इसे परिष्कृत करना अपेक्षाकृत आसान था और इससे उसे गर्म होने का भी मौका मिला। उसने न तो बेचैनी से और न ही धीरे धीरे उन जड़ी बूटियों को संसाधित किया। वास्तविक कीमिया से पहले का यह एक कदम भी ज्यादातर कीमियागरों के लिए एक कठिन परीक्षा थी। हालांकि यह धीमा लग रहा था, लेकिन ये बहुत कुशल था। तेज में धीमा, धीमे में तेज, उसकी सुंदर और तेज हरकतें इन पुराने कीमियागरों को मन ही मन चकित कर देती हैं। चेन जियांग ने जिस तरह से इन जड़ी बूटियों को संसाधित किया, उससे ऐसा लग रहा था मानो वह कई सालों से डैंस को परिष्कृत कर रहा हो। इसके अलावा इससे उसकी कुल गति भी बढ़ गई थी। बड़ी संख्या में डैंस को परिष्कृत करते हुए इस प्रक्रिया से बहुत समय की बचत हो सकती थी। ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस एक बहुत ही शक्तिशाली कीमियागर भट्टी थी। फिर भी इन पुराने कीमियागरों की नजर में यह एक साधारण भट्टी ही लगती थी। शायद उनकी अपनी भट्टी चेन जियांग की भट्टी से ज्यादा भव्य और खूबसूरत थी। जड़ी बूटियों को संसाधित करने के बाद चेन जियांग ने उन्हें कुशलता से भट्टी के अंदर रख दिया। उसकी क्रियाएं बहुत ही सफाई से की गईं। जिस समय चेन जियांग ने जड़ी बूटियां निकालीं, उसकी सारी क्रियाएं एक ही बार में पूरी हो गईं। पलक झपकते ही चेन जियांग ने आग की लपटों को रसायन भट्टी में डालना शुरू कर दिया और गर्म गर्मी ने निजी कमरे को घेर लिया। अध्याय 0286 लगन से परिष्करण। अध्याय 286 लगन से परिष्करण। लोगों को यह एहसास न हो कि उनमें अग्नि आत्मा है, इसलिए चेन जियांग ने जानबूझकर ज्वाला की आभा को एकाग्र कर दिया। हालांकि उन पुराने कीमियागरों को अब भी लग रहा था कि चेन जियांग की ज्वालाएं बहुत भयानक थीं।
हालांकि इस तरह की अग्नि क्यूई आमतौर पर बहुत कमजोर होती है, लेकिन वे उत्सर्जित अग्नि क्यूई से यह समझ सकते थे कि यह असाधारण थी। हुआ शियांग यूए ही एकमात्र व्यक्ति था जो शांति से देख रहा था जब चेन शियांग दान को परिष्कृत कर रहा था। वह अब बहुत गंभीर था, पूरे मन से कीमिया पर केंद्रित था और अपने आसपास के लोगों से जरा भी प्रभावित नहीं था। चेन जियांग का लपटों पर नियंत्रण पहले ही बेहद उच्च स्तर पर पहुंच चुका था और सभी बूढ़े कीमियागरों ने अपनी आंखें बंद करके कीमिया भट्टी के अंदर के तापमान में बदलाव महसूस किया। उन्हें आश्चर्य इस बात पर हुआ कि भट्टी का तापमान ऐसा लग रहा था मानो उसमें कोई बदलाव ही न हुआ हो। वह बिल्कुल सहज था। केवल हुआ जियांग ही यह महसूस कर सकता था कि चेन जियांग का लपटों के तापमान पर नियंत्रण बहुत अच्छा और बहुत सूक्ष्म था, जो कई उच्च श्रेणी के कीमियागरों के साथ तुलनीय था। इन पुराने कीमियागरों को ये थोड़ा अजीब लगा क्योंकि बाहर और अंदर के तापमान में होने वाले बदलाव बहुत अनोखे थे। उन्होंने दूसरों को 100 जानवर दान को परिष्कृत करते देखा था और वे खुद भी परिष्कृत करना जानते थे, लेकिन चेन जियांग की तरह नहीं। शुरुआत में लपटें ऐसी नहीं थीं, उनमें बहुत कम बदलाव थे। सामान्य परिस्थितियों में 100 जानवर दान के शोधन में जड़ी बूटियों को पकाने के लिए शुरुआत में लपटें बहुत तेज होती थीं। विभिन्न जड़ी बूटियों को अलग अलग मात्रा में ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तार्किक रूप से कहें तो भट्टी से निकलने वाले ताप में अलग अलग उतार चढ़ाव बहुत स्पष्ट होने चाहिए। चेन जियांग ने आंखें खोलीं और हुआ जियांग यूए की ओर हंसा। वहां खड़े बूढ़े कीमियागर एक पल के लिए थोड़े हैरान हुए। एक पल पहले चेन जियांग पूरी तरह गंभीर था, पर अब वह लापरवाही से ऐसे इशारे कर रहा था जो कीमिया में वर्जित है। चेन जियांग तीनों के रंग रूप को देखकर सब कुछ भांप गया। वह मन ही मन हंस रहा था। वास्तव में आपने कीमिया भट्टी में जो स्थिति महसूस की है वह अजीब है। आखिरकार यह ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस है। समय का प्रवाह बाहर से अलग है। हुआ जियांग ने धीमी आवाज में थूका। एक क्षण पहले वह मन ही मन चेन जियांग की गंभीरता की प्रशंसा कर रही थी, लेकिन अब वह उसकी ओर मुस्कुरा रहा था। इससे तीनों बूढ़े कीमियागरों पर उसका बनाया हुआ अच्छा प्रभाव अचानक गायब हो गया। खासकर जब उसने हुआ शियांग यूए को देखा तो उसकी आंखों में जो भाव था उसने उन्हें मन ही मन तिरस्कार से भर दिया। कीमियागिरी के दौरान ये बदमाश किसी सुंदरी को देखना नहीं भूला, बल्कि इससे उन्हें चेन शियांग की निगरानी में आने का पछतावा हुआ। थोड़ा गंभीर हो जाओ, हुआ जियांग यूए ने उपहास किया। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने शोधन कार्य पूरा कर लिया है। क्या? हुआ जियांग यू और तीन बूढ़े कीमियागर आश्चर्य से भर गए। वे जल्दी से अपनी कुर्सियों से उठ खड़े हुए। उनके चेहरों पर अविश्वास का भाव था। कितना समय बीत गया था। उन्हें याद आया कि चेन जियांग ने अभी कुछ देर पहले ही ढक्कन बंद किया था। उन्हें इस बात का जरा भी संकेत नहीं मिला था कि काम पूरा हो गया है। फिर भी चेन जियांग ने कहा कि उसने रिफाइनिंग पूरी कर ली है। मजाक मत करो। हुआ जियांग यू ने अपनी बात पूरी की। इससे पहले कि चेन जियांग ने भट्टी का ढक्कन खोला, अंदर से एक नीला आभामंडल उभरा, जिसके बाद भट्टी के अंदर विचित्र जड़ी बूटियों की खुशबू बिखेरते 10 नीले डैन शांत भाव से पड़े थे। ये दृश्य उनके सामने प्रकट हुआ। इससे पहले कि डैन के चारों ओर का सफेद कोहरा धीरे धीरे छटने लगा। यह मध्य भाग रॉ में नहीं था और माइक ने इसे जोड़ा। मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है। अप्रत्याशित रूप से वहां 10 दान थे। ये देखकर तीनों बूढ़े कीमियागर अचंभित रह गए। वे जल्दी से कड़ाही के पास पहुंचे और गंभीरता से 3 बार गिनती की और फिर निष्कर्ष निकाला कि वास्तव में 10 दान जानवर थे। संदेह मत करो, ये सब मैंने ही परिष्कृत किए हैं। यहाँ सभी लोग कीमियागरों की दुनिया के पुराने वरिष्ठ हैं। मैं आपकी पलकों के नीचे कोई चाल चलने की हिम्मत नहीं कर सकता। चेन जियांग ने झट से कहा। वह 100 जानवरों के दान को परिष्कृत करने में सामान्य से कहीं ज्यादा गंभीर था। यही वजह थी कि वह उन्हें इतनी जल्दी परिष्कृत कर सका, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग अपनी आंखों के सामने जो कुछ भी था उस पर विश्वास नहीं करेंगे। असंभव। 100 जानवरों वाले डैन को इतनी जल्दी परिष्कृत किया जा सकता है। आपने इस डैन को परिष्कृत करना कब से शुरू किया है? एक बूढ़े व्यक्ति ने 100 जानवरों वाले डैन को ध्यान से देखते हुए पूछा। कुछ समय पहले नहीं, बस कुछ महीने पहले, चेन जियांग ने जवाब दिया। दरअसल उसने कुछ दिन पहले ही इस दान को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया था। वह नहीं चाहता था कि ये बूढ़े कीमियागर डरकर मर जाएं, इसलिए उसने सच नहीं बोला। हुआ जियांग यू ने भी इस बारे में अपनी समझ जाहिर की। फिर भी ये तीनों बुजुर्ग इतने डरे हुए नहीं थे। उनके हैरान चेहरे बहुत मजेदार लग रहे थे। उनकी शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वे खुदकुशी करने को तैयार थे। 100 जानवरों के दान को परिष्कृत करने में लगने वाले समय, मात्रा, गुणवत्ता और समय की तुलना करें तो चेन जियांग के सामने उनकी उपलब्धियां कुछ भी नहीं थीं। अगर वे चेन जियांग के साथ 100 जानवरों के दान को परिष्कृत करने में प्रतिस्पर्धा करते तो कहा जा सकता था कि वे 10 में से 10 बार हार जाते। हालांकि हुआ शियांग यूए बहुत हैरान थी, लेकिन जल्द ही वह शांत हो गई। वह चेन शियांग से अच्छी तरह वाकिफ थी और धीरे धीरे चेन शियांग के चौंकाने वाले कारनामों की आदी हो गई। उदाहरण के लिए लियू मैंग, इस अद्भुत सुंदरी का 10,000 साल पहले लाखों युवा मार्शल कलाकारों ने पीछा किया था, लेकिन अब उसे इस छोटे बदमाश चेन शियांग ने हड़प लिया था। इसके अलावा उसने चेनवू मुख्य भूमि की 2 सबसे खूबसूरत महिलाओं को गुरु और शिष्या दोनों बना लिया था। अगर ये कारनामे उजागर हो जाते तो निश्चित रूप से कोई भी इन्हें चेन शियांग का काम नहीं मानता। खांसी, मैं सीनियर के बहुमूल्य समय में देरी नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने थोड़ा तेजी से शोधन किया। चेन जियांग ने उन 3 बूढ़े कीमियागरों को 100 जानवर डैन को घूरते हुए देखा, जोर से खांसा और कहा। इन 3 बूढ़े कीमियागरों को एक बार फिर झटका लगा। कीमिया का समय तब तेज नहीं हो सकता जब आप उसे तेज करना चाहें।
अगर उन्हें अपने चेहरे की परवाह न होती तो वे चेन जियांग को जरूर परेशान करते और उसे अपना कोई अनुभव सुनाते। चेन जियांग का कीमियागिरी का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था जड़ी बूटियों को बर्बाद न करना। जड़ी बूटियों का पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस तरह एक और दान भी परिष्कृत करना संभव हो सकता था। कीमियागिरी के दौरान कई सूक्ष्म जड़ी बूटियां धुंध में बदल जाती और भट्टी से बाहर निकल आती, और यही कारण था कि कई कीमियागरों का निजी कमरा जड़ी बूटियों की खुशबू से भर जाता था। हालांकि चेन जियांग के मामले में वह ऐसा नहीं होने देता था। वह पूरी तरह से नियंत्रित करता था कि सब कुछ भट्टी के अंदर ही रहे। यही कारण था कि अन्य कीमियागरों की तुलना में 1 या 2 दान ज्यादा परिष्कृत हो जाते थे। ये बात हुआ शियांग और बाकी तीनों को भी तब समझ आई जब चेन शियांग दान को परिष्कृत कर रहे थे, और कहा जा सकता है कि उसमें किसी भी जड़ी बूटी की खुशबू का नामोनिशान नहीं था। इससे उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि यह सिर्फ हुनर से हासिल होने वाली चीज नहीं थी, बल्कि यह उनकी मनस्थिति का भी प्रतिबिंब थी। कीमिया के दौरान वे सिर्फ दान को परिष्कृत करने की क्षमता का ही पीछा करते थे, कभी कभी तो दान की गुणवत्ता की भी अनदेखी कर देते थे। फिर भी जड़ी बूटियों की गुणवत्ता और उनके इस्तेमाल को लेकर चेन शियांग की जरूरतें बहुत ऊंची थीं। यहाँ तक कि सू मेयाओ ने भी चेन जियांग की इस बात की प्रशंसा की। उनका मानना था कि शायद चेन जियांग कीमिया में इतनी तेजी से प्रगति कर सकता है। इसका कारण ये परिश्रम था, और यही कारण था कि वह अपने साथियों की तुलना में इतना बेहतर शोधन कर सकता था। दूसरा डैन जिसे चेन जियांग परिष्कृत करने वाला था वह बिल्डिंग फाउंडेशन डैन था। हालांकि पिछले मूल्यांकन के दौरान उसने हाई ग्रेड स्पिरिट लेवल डैन की जगह इसी डैन का इस्तेमाल किया था, फिर भी उसे एक बार फिर परिष्कृत करना था। चेन जियांग ने बिल्डिंग फाउंडेशन डैन के लिए जड़ी बूटियां निकाली और उन्हें सावधानीपूर्वक संसाधित किया। इस समय तीनों वृद्ध कीमियागर बहुत ध्यान से देख रहे थे। उन्हें चिंता थी कि वे चेन जियांग की शोधन प्रक्रिया की एक भी छोटी सी बात न चूक जाएं। हालांकि वे बिल्डिंग फाउंडेशन डैन को भी परिष्कृत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कई सालों से ऐसा नहीं किया था। नीला गहरा फल पाना इतना आसान नहीं था, और दूसरों को इसे परिष्कृत करते देखना तो और भी दुर्लभ था। इसलिए वे निश्चित रूप से कीमिया प्रक्रिया को गंभीरता से देख रहे थे। इन 3 बूढ़े कीमियागरों की नज़र में चेन जियांग अपने गुरु की तरह ही बहुत ऊंचा हो गया था। हुआ जियांग यूए अकेली थी जिसकी शक्ल थोड़ी नीरस थी। वह पहले से ही जानती थी कि चेन जियांग बिल्डिंग फाउंडेशन डैन को निखार सकता है। इसके विपरीत वह इस बात को लेकर ज्यादा उत्सुक थी कि 100 जानवरों वाले डैन और बिल्डिंग फाउंडेशन डैन के अलावा वह और कौन से डैन को निखारने वाला है, और किस तरह के निम्न श्रेणी के गहन स्तर के डैन को निखार सकता है। चेन जियांग ने बहुत सारे बिल्डिंग फाउंडेशन डैन्स को परिष्कृत किया था, और उसकी जेब में भी बहुत सारे थे। अगर वह चाहे और नीला गहरा फल उगाने में अपना सब कुछ लगा दे तो वह बिल्डिंग फाउंडेशन डैन्स को जेली बीन्स की तरह खा सकता था। लियू मैंगर ने उसे जो नीला गहरा फल दिया था वह बहुत ही उच्च गुणवत्ता का था। वह उससे 4 डैन तक शुद्धिकरण कर सका। पिछली बार जड़ी बूटियों की गुणवत्ता के कारण वह केवल 2 डैन ही शुद्धिकरण कर पाया था, जो फिर भी बहुत चौंकाने वाला था। जड़ी बूटियों को संसाधित करने के बाद चेन जियांग ने उन्हें भट्टी के अंदर रखा, फिर ढक्कन लगाकर आग में डाल दिया। ये बहुत ही थकाऊ प्रक्रिया थी, लेकिन तीनों बूढ़े कीमियागर इसे बड़े मजे से देख रहे थे। चेन जियांग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वे किस चीज को इतनी गौर से देख रहे थे। उन्हें न तो तापमान का अंदाजा हो रहा था और न ही कीमिया भट्टी के अंदर की स्थिति का। अध्याय 0287 झिनझिन अध्याय 287 झिनझिन। चेन जियांग के लिए बिल्डिंग फाउंडेशन दान को परिष्कृत करना बहुत आसान था, क्योंकि उनकी दिव्य भावना उस समय की तुलना में जब उन्होंने पहली बार बिल्डिंग फाउंडेशन दान को परिष्कृत किया था उल्लेखनीय रूप से मजबूत थी। उन्होंने थोड़ा सा भी दबाव महसूस नहीं किया। परिष्कृत करते हुए उसके चेहरे पर एक फुर्सत का भाव था। बीच बीच में वह हुआ शियांग को देखता, लेकिन चाहे वह कैसा भी दिखे उसे देखते देखते कभी थकान नहीं होती थी। जितना ज्यादा वह देखता उतना ही सहज महसूस करता, खासकर आज जब उसके कपड़े इतने आलीशान थे। चेन जियांग ने अनुमान लगाया कि हुआ जियांग शायद लियू मैंगर से प्रभावित थी, इसीलिए उसने रानी जैसे कपड़े पहने थे। हालांकि उसमें स्वर्ग के नीचे पहली बार आने वाला रौब दाब नहीं था और न ही लियू मैंगर जैसा ठंडा और नेक स्वभाव था। इसके बजाय उसमें एक अलग तरह का आकर्षण था जो चुलबुला, मनमोहक और नेक आभा से भरा था। उसका आकर्षण किसी भी पुरुष को उसे जीतने के लिए प्रेरित कर सकता था। अचानक चेन जियांग को गहरे जानवर के थैले के अंदर कुछ हलचल महसूस हुई। छोटे सफेद बाघ के गहरे जानवर के थैले में घुसने के बाद से वह हमेशा सोता ही रहा है। चेन जियांग को आखिरकार उसके जागने का इंतजार करना पड़ा। छोटे दोस्त, वहाँ थोड़ी संकरी जगह हो सकती है, लेकिन मैं तुमसे कुछ समय के लिए धैर्य रखने का अनुरोध करता हूँ। जब मुझे अवसर मिलेगा तो मैं इसे थोड़ी बड़ी जगह से बदल दूंगा, चेन जियांग ने धीरे से कहा। नहीं, सब ठीक है। छोटी सफेद बाघिन की डरपोक आवाज चेन जियांग के मन में गूंज उठी। साफ था कि वह चेन जियांग से काफी डरी हुई थी। वह पहले से ही उससे पूरी तरह डरी हुई थी, जिससे चेन जियांग के लिए खुद को ढालना थोड़ा मुश्किल हो गया था। तुम्हारा नाम क्या है? चेन जियांग ने पूछा। मेरे पास कोई नाम नहीं है श्रीमान, क्या आप मुझे नाम चुनने में मदद कर सकते हैं? छोटे सफेद बाघ ने सावधानी से पूछा। आत्मिक जानवर बोल नहीं सकते थे, वे केवल दिव्य इंद्रियों का उपयोग कर सकते थे। मनुष्य सभी जीवित प्राणियों में सबसे बुद्धिमान थे। जानवरों के अंतिम विकास के बाद वे मानव रूप धारण कर सकते थे, ठीक लॉन्ग जुई की तरह। वह शायद ही कभी ड्रैगन में रूपांतरित होती थी और अधिकांश समय वह अपने मानव रूप में ही रहती थी। मुझे आपके लिए चुनने दीजिए, लॉन्ग जुई ने उत्साह से कहा। इससे युवा व्हाइट टाइगर डर गया,
क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि चेन जियांग के पास भी इतना शक्तिशाली अस्तित्व होगा, और ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि वह एक ड्रैगन था। चूंकि वह एक सफेद बाघिन है, इसलिए उसका उपनाम बाई हो सकता है, सिस्टर यू यू की तरह। और चूंकि वह डरपोक डैन जियाओ लगती थी, इसलिए उसका नाम बाई डैन जियाओ होना चाहिए। लॉन्ग जुएई ने कहा, डैन जियाओ, तूने कितना बेवकूफाना नाम चुना है। चेन जियांग ने जोर से डांटा। पहले तो उसे लगा कि लॉन्ग जुएई तर्क से बात कर रही है, लेकिन आखिर में बात बकवास निकली। वह एक महिला म्यू है, चलो उसे बाई मोमो कहते हैं। लॉन्ग जुएई ने तुरंत एक और नाम सोचा। तुम तो बेवकूफ ड्रैगन हो, क्या तुम्हें एक भी सामान्य नाम नहीं सूझ रहा? तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा नाम मूर्ख ड्रैगन या बेवकूफ ड्रैगन क्यों नहीं है? लॉन्ग जुएई द्वारा सुझाए गए नामों से चेन जियांग बिल्कुल अवाक रह गया। उसे लगा कि युवा सफेद बाघ के लिए नाम सोचने के लिए वह सिर्फ खुद पर ही निर्भर रह सकता है। बगल में सू मियो खिलखिला रही थी। लॉन्ग जुएई का सुझाव सुनकर वह भी मानो स्तब्ध रह गई थी। दूसरी ओर बाई यूयो बहुत गंभीरता से सोच रही थी, क्योंकि उसका उपनाम भी बाई था। बाई जैनजिन के बारे में क्या ख्याल है? बाई यूयू ने कहा। सू मेयाओ ने शरारत से हंसते हुए कहा, क्या यह वह नाम नहीं है जिसका इस्तेमाल वरिष्ठ बहन ने दूसरों को धोखा देने के लिए किया था? अच्छा, तो ये तय हो गया। छोटे बाघ, अब से तुम्हारा नाम बाई जेनजेन है। चेन जियांग बाई यूयू के सुझाव से काफी संतुष्ट था। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया गुरु, बाई जेनजेन ने आज्ञाकारी भाव से उत्तर दिया। वह चेन जियांग के पूरी तरह वशीभूत हो चुकी थी। व्हाइट टाइगर द्वारा मास्टर कहे जाने पर चेन जियांग को थोड़ा अजीब लगा, फिर भी इससे उसे उपलब्धि का एहसास भी हुआ। जेनजेन, क्या तुम्हारे माता पिता तुम्हारी चिंता नहीं करेंगे? चेन जियांग ने पूछा। उसे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि अगर उसे दो उग्र सफेद बाघों ने पकड़ लिया तो वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। निश्चिंत रहें, मूलतः मुझे उन्होंने ही बेदखल किया था, जेनजेन ने उत्तर दिया। एक तरफ वो सफेद बाघ से बातें कर रहा था, तो दूसरी तरफ गंभीर भाव से एक दान को निखार रहा था। ये सुनकर तीनों बूढ़े कीमियागरों ने चुपके से सिर हिलाया। अगर उन्हें पता चला कि चेन जियांग को अभी अभी एक जवान जानवर गुलाम के रूप में मिला है तो वे जरूर खून की उल्टी कर देंगे। पलक झपकते ही आधा घंटा बीत गया और चेन जियांग के उत्कृष्ट नियंत्रण में भट्टी के अंदर शोधन का काम बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा था। इस समय डैन का जमना शुरू हो चुका था और बहुत जल्द वह शोधन का काम पूरा कर लेगा। शोधन करते समय चेन जियांग ने अपने गंभीर रूप के बावजूद अचानक आलस्य से अपनी कमर तान ली और जम्हाई ली, जिससे तीनों बूढ़े कीमियागर एक पल के लिए हैरान रह गए। ये दान शोधन करते समय किया जाने वाला काम नहीं था, चूंकि चेन जियांग ने अपनी हथेली भट्टी से हटा ली थी। इसका मतलब था कि लपटों का प्रवाह पहले ही टूट चुका था, जो कि एक गंभीर भूल थी। इसके लिए हुआ जियांगयू को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह जानती थी कि चेन जियांग ने बिल्डिंग फाउंडेशन डैन को परिष्कृत करने का काम पहले ही पूरा कर लिया था। मैंने शोधन पूरा कर लिया है वरिष्ठों, आप जांच कर सकते हैं, चेन जियांग ने शांति से कहा। तीनों बूढ़े कीमियागर अचानक पसीने से तरबतर हो गए। अभी कुछ देर पहले ही वे चेन जियांग को इतनी बड़ी गलती करने के लिए डांटना चाहते थे, लेकिन चेन जियांग ने असल में शोधन सिर्फ आधे घंटे में ही पूरा कर लिया था। चूंकि वे पहले ही चेन जियांग को 100 जानवरों के दान में निपुणता हासिल करते देख चुके थे, इसलिए उन्हें चेन जियांग के एक बार फिर सफल होने पर ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। हालांकि वे मन ही मन चेन जियांग की अद्भुत प्रतिभा से हैरान थे। हुआ जियांगयू ने ही ढक्कन खोला था। भट्टी के अंदर असल में 4 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन थे। ये देखकर तीनों बूढ़े कीमियागर लगभग डर गए। 4 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन को एक साथ परिष्कृत करना कुछ ऐसा था जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी सुना भी नहीं था। अपनी आंखों से देखना तो दूर की बात थी, उन्हें लगभग चेन जियांग के आगे घुटने टेकने जैसा महसूस हुआ। उत्कृष्ट गुणवत्ता। इसके विपरीत हुआ जियांगयू बहुत शांत थी जब उसने एक बिल्डिंग फाउंडेशन डैन निकाला और उसका अवलोकन किया। 4 दान, और वो भी बेहतरीन क्वालिटी के। लगता है इन 3 बूढ़े कीमियागरों को इससे बहुत बड़ा झटका लगा होगा। यहाँ आकर उन्हें लगा कि वो किसी सम्राट की तरह ऊंचा और शक्तिशाली रुख अपना सकते हैं। वो सोच रहे थे कि चेन जियांग उन्हें सलामी देगा, लेकिन नतीजा ये हुआ कि उनके चेहरे शर्म से लाल हो गए। चेन जियांग ने हंसते हुए बिल्डिंग फाउंडेशन डांस प्राप्त किया। उन्होंने कहा, अब अंतिम एक। हुआ शियांगयुए और बाकी लोग इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आखिरी दान क्या होगा। सब लोग शांति से अपनी कुर्सी पर बैठे और धैर्यपूर्वक इंतजार करने लगे। सबसे पहले चेन जियांग ने प्रसंस्करण के लिए ढेर सारी सहायक जड़ी बूटियां निकाली और फिर उसने दिव्य आत्मा पुष्प और आत्मा उत्थान घास निकाली। इन दोनों जड़ी बूटियों को देखकर हुआ जियांगयुए की चीख निकल गई। तीनों बूढ़े कीमियागर जानते थे कि वह छोटी घास और फूल कोई साधारण चीज नहीं है, लेकिन वे पहचान नहीं पाए कि वह क्या है। सबने हुआ शियांगयुए की तरफ देखा, लेकिन हुआ शियांगयुए ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपना सिर हिलाया और कहा, उसके शुद्धिकरण का इंतजार करो, तब तुम्हें पता चलेगा। चेन जियांग को उम्मीद नहीं थी कि ये 3 बूढ़े कीमियागर असल में नहीं जानते कि वह क्या शुद्ध करने वाला था। वे दिव्य आत्मा पुष्प और आत्मा को ऊपर उठाने वाली घास को भी नहीं पहचान पाए। ये दोनों तत्व आत्मा दान को शुद्ध करने के लिए मुख्य सामग्री थीं। हालांकि ये दोनों जड़ी बूटियां बहुत पहले ही लुप्त हो चुकी थीं। तत्व आत्मा दान का उपयोग मुख्यतः आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने और दिव्य भाव को विकसित करने के लिए किया जाता था। निस्संदेह इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका दिव्य आत्मा की साधना में थी। चेन जियांग को शक था कि हुआ जियांगयू एक कीमियागर है, क्योंकि उसे जड़ी बूटियों का बहुत अच्छा ज्ञान था। इतना ही नहीं, जब चेन जियांग एक दान को परिष्कृत कर रही थी
तो वह ध्यान से देख रही थी और वह हर कदम को समझ भी सकती थी। अगर वह कीमियागर न होती तो वह इन सब चीजों को पहचान नहीं पाती। आज ही उसे ऐसा शक हुआ था। अगर हुआ शियांग युए एक कुशल कीमियागर थी तो कहा जा सकता है कि वह बहुत गुप्तचर थी। शुरू में ही सू मेयाओ ने कहा था कि वह एक शक्तिशाली महिला है। एलिमेंटल स्पिरिट डैन को परिष्कृत करते समय चेन जियांग बहुत सावधान था। अब तक ये सबसे कठिन डैन था जिसे वह परिष्कृत कर सका था और वह केवल एक बार ही सफल हुआ था। हुआ शियांग युए और अन्य लोगों ने देखा कि चेन शियांग पहले की तुलना में अधिक गंभीर हो गया था और उनके चेहरे पर अधिक गंभीरता थी। इससे उन्हें लगा कि माहौल कुछ तनावपूर्ण हो गया था। इन 3 पुराने कीमियागरों का दृढ़ विश्वास था कि चेन जियांग निश्चित रूप से किसी अपरंपरागत पहले कभी न देखे गए निम्न स्तरीय गहन दान को परिष्कृत कर रहा था। उनकी राय में इस प्रकार के दान को परिष्कृत करना जानने की कोई संभावना नहीं थी और आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले दान को परिष्कृत करना अपेक्षाकृत कठिन था। अध्याय 0288 सफल अध्याय 288 सफल। बिल्डिंग फाउंडेशन डैन बहुत दुर्लभ थे, इसलिए उन्हें आमतौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता था। फिर भी वे बहुत प्रसिद्ध थे। जहां तक 100 जानवरों के डैन की बात है, इसका इस्तेमाल अभ्यास के लिए किया जाता था और इसकी प्रतिष्ठा भी बहुत कम नहीं थी। इनके अलावा जीवन तत्व डैन भी था। अगर कोई इसे थकावट के समय लेता तो पलक झपकते ही बड़ी मात्रा में सच्ची क्यूई प्राप्त कर लेता, जिससे वे थोड़े समय के लिए ऊर्जावान हो जाते। इसके अलावा यह व्यक्ति की छिपी हुई क्षमता को भी जगा सकता था। जीवन तत्व डैन को परिष्कृत करने की बात करें तो इसे बहुत कठिन नहीं माना जाता था। केवल जड़ी बूटियां ही दुर्लभ थीं। फिर बपतिस्मा देने वाला मज्जा दान था। यह वह निम्न श्रेणी का गहन स्तर का दान था जिसे चेन जियांग परिष्कृत करना चाहता था, लेकिन इसे परिष्कृत करना बहुत कठिन था। इसके अलावा इसकी जड़ी बूटियां भी बहुत महंगी थीं, जिनकी कीमत 100 जानवरों वाले दान से कई गुना ज्यादा थी। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से शरीर को मजबूत बनाने के लिए किया जाता था और यह काफी लोकप्रिय दान था। इसके अलावा भाग्य बदलने वाला दान भी था, जो अपने उपयोगकर्ता की कमजोर आध्यात्मिक नस को बेहतर बना सकता था। ये दान अक्सर कुछ धनी परिवारों द्वारा खरीदा जाता था और इसे परिष्कृत करना थोड़ा मुश्किल था। इसके अलावा इसकी जड़ी बूटियां भी थोड़ी महंगी थीं। जहां तक उस समय चेन जियांग द्वारा परिष्कृत किए जा रहे मूल तत्व आत्मा दान की बात है, वह निम्न स्तरीय गहन स्तर के दानों में सबसे आगे था। आखिरकार इसका उपयोग दिव्य भावना को प्रबल करने के लिए किया जाता था। सच्ची ची की साधना आसान थी, शरीर को संयमित करना अपेक्षाकृत कठिन था और दिव्य भावना की साधना सबसे कठिन थी। चेन जियांग के पास एक दिव्य आत्मा थी और केवल शिंटो में साधना के माध्यम से ही वह अपनी दिव्य भावना को अत्यंत प्रबल बना सकता था। चेनवू मुख्य भूमि में चेन जियांग की कीमियागिरी की प्रतिभा बेजोड़ कही जा सकती थी। फिर भी उसे खुद पर घमंड और अहंकार नहीं था। उसने एक बार सू मेयाओ को पवित्र दान जगत नामक एक जगह के बारे में बात करते सुना था और वहाँ कीमियागर कुत्तों जितने थे और वहाँ कीमियागरों का दर्जा भी चेनवू मुख्य भूमि से अलग था। वह एक बहुत ही उपजाऊ दुनिया थी और अफवाह थी कि वहाँ कीमती आत्मा जड़ी बूटियां आम घास की तरह थीं। यही वो जगह थी जिसके लिए चेन जियांग तरस रहा था, हालांकि वहाँ जाना बहुत मुश्किल था। इसके अलावा सू मेयाओ ने उसे वहाँ जाने का तरीका भी नहीं बताया था। उसने बस इतना कहा कि अगर उसे पता भी चल जाए तो भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वह इतना मजबूत नहीं था। पहले जब चेन जियांग एलिमेंटल स्पिरिट डैन को परिष्कृत कर रहा था तो उसे कई असफलताएं मिली क्योंकि उसकी दिव्य इंद्रिय अपर्याप्त थी। लेकिन अब जब उसकी दिव्य इंद्रिय इतनी शक्तिशाली हो गई थी तो एलिमेंटल स्पिरिट डैन को परिष्कृत करना उसके लिए ज्यादा बोझिल नहीं रहा। शुरुआत में चेन जियांग को बहुत पसीना आ रहा था, हालांकि वह एक बार सफल हो चुका था। फिर भी चेन जियांग को लग रहा था कि उसे परिष्कृत करना थोड़ा मुश्किल है। उसकी दिव्य भावना वाकई बहुत प्रबल थी, लेकिन उसने पाया कि रसायन भट्टी में हर्बल स्पिरिट क्यूई को दबाने के लिए अचानक बहुत ज्यादा दिव्य भावना का इस्तेमाल करने से हर्बल स्पिरिट क्यूई और भी ज्यादा अत्याचारी हो जाएगी, जो उल्टा असर करेगा। चेन जियांग के रूप रंग को देखकर तीनों बूढ़े कीमियागर मन ही मन सोच रहे थे। उनके विचार से इस अपरंपरागत दान को परिष्कृत करना अपेक्षाकृत आसान होना चाहिए था। फिर भी चेन जियांग को अब ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। वे मन ही मन खुश थे, कम से कम इस मामले में तो वे चेन जियांग से बेहतर थे। हुआ शियांग युए गंभीरता से देख रही थी। उसकी सुंदर आंखें बार बार अजीब तरह से चमक रही थीं, मानो वह चेन शियांग की भट्टी के आर पार देख रही हो। वे 3 बूढ़े कीमियागर भी समझ नहीं पा रहे थे कि डेनशियांग ताओयुआन का सुपरवाइजर इतना मंत्रमुग्ध क्यों था। यह महिला खुद को छिपाने में काफी माहिर है, वह बहुत दुर्जेय है, लॉन्ग जुई ने धीमी आवाज में कहा। वह गौर से हुआ जियांग यू को देख रही थी। हुआ शियांग युए को भी यह सब अकल्पनीय लगा। उसे अचानक पता चला कि चेन शियांग की कीमिया भट्टी रहस्यमयी थी। चेन शियांग की भट्टी बहुत ही भयानक थी। ये जानकर उसके मुंह से एक मनमोहक मुस्कान निकल आई। बेशक उसकी उम्मीद से बिल्कुल परे ये था कि चेन जियांग वास्तव में एलिमेंटल स्पिरिट डैन को परिष्कृत कर सकता था। यह एक ऐसा डैन था जिसे केवल अपनी दिव्य इंद्रिय पर सूक्ष्म नियंत्रण से ही सफलतापूर्वक परिष्कृत किया जा सकता था और इसके अलावा कई डैनों की तुलना में इसमें ज्वालाओं की बहुत अधिक आवश्यकता थी। अविश्वसनीय, इस महिला की दिव्य भावना बहुत शक्तिशाली है। ऐसा लगता है कि उसने कुछ खोज लिया है, लॉन्ग जुई ने आश्चर्य से कहा। चेन जियांग के पास इस समय इस पर ध्यान देने का समय नहीं था। वह पिछली बार की उस अनुभूति को तलाश रहा था जब उसे सफलता मिली थी। डैन को ठोस बनाने के लिए तात्विक आत्मा डैन की सभी जड़ी बूटियों को उसकी दिव्य अनुभूति को अवशोषित करने की आवश्यकता थी। वह इन जड़ी बूटियों को बहुत ज्यादा या बहुत कम अवशोषित नहीं होने दे सकता था।
जरा सी भी चूक असफलता का कारण बन सकती थी। जल्द ही वह सबसे महत्वपूर्ण क्षण पर पहुंच गया, क्योंकि कीमिया की भट्टी सचमुच हल्की सी हिलने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो भट्टी फटने वाली है, जिससे तीनों बूढ़े कीमियागर मन ही मन उपहास करने लगे। इससे पहले चेन जियांग ने उन्हें एक झटका दिया था, लेकिन आखिरकार वे अपनी गरिमा को थोड़ा सा वापस पा सके। टकराना, एक धीमा धमाका हुआ। चेन जियांग ने जोर से आंखें खोलीं, उसका सिर पसीने से तर था। वह सचमुच असफल हो चुका था और भट्टी में भी विस्फोट हो चुका था। उसने चुपके से आह भरी और एक बार फिर जड़ी बूटियां निकाल लीं। एक तरफ वह सोच रहा था, दूसरी तरफ वह उस वजह को याद कर रहा था जिसकी वजह से कुछ पल पहले उसे असफलता मिली थी। चेन जियांग को अपनी भट्टी जलाते देख उन तीनों बूढ़े कीमियागरों के चेहरों पर एक हल्की सी खुशी छा गई। उन्हें दिल से बहुत अच्छा लगा। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि चेन जियांग किस डैन को परिष्कृत कर रहा है, लेकिन उन्हें यकीन था कि वे खुद ऐसी गलती नहीं करेंगे। उन्हें अच्छा लगा कि चेन जियांग एक अपरंपरागत डैन को परिष्कृत करने में नाकाम रहा। हुआ शियांग्यू ने भौहें चढ़ाईं। वह चेन शियांग की असफलता के कारण के बारे में सोच रही थी। वह भट्टी के अंदर हो रहे सूक्ष्म परिवर्तनों को महसूस कर सकती थी और वह देख सकती थी कि चेन शियांग के पास तत्व आत्मा दान के शोधन का बहुत समृद्ध अनुभव था। ये बातें उसकी असफलता का कारण नहीं होनी चाहिए थीं। धिक्कार है लड़की, तुम लगातार चहचहा रही हो। अगर तुम लगातार चहचहाती न होती तो पिताजी असफल नहीं होते। चेन जियांग ने अपनी दिव्य बुद्धि का उपयोग करते हुए लॉन्ग जुएई को श्राप दिया। लॉन्ग जुएई ने आक्रोश से उत्तर दिया, मुझे अचानक पता चला कि वह मोहक महिला बहुत दुर्जेय थी। मैं मदद नहीं कर सका, लेकिन आपको बता दिया। तो क्या हुआ? अगर तुम मुझे बताना चाहते थे, तुम उस छोटे सफेद बाघ झेन के साथ बकवास क्यों कर रहे थे? अगर गपशप करनी है तो गपशप करो। तुम मुझे क्यों सुनाना चाहते हो? चेन जियांग और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। मुझे माफ करना, मुझे बस यही लगा कि झेन बहुत अजीब है, इसीलिए मैं उससे बात कर रहा था। किसने सोचा होगा कि इससे एलिमेंटल स्पिरिट डैन का शोधन इतना मुश्किल हो जाएगा? लॉन्ग जुएई ने चिढ़कर कहा, जिससे चेन जियांग फिर से गुस्सा नहीं हो सका। सौभाग्य से अभी भी पुनः सुधार का अवसर था, लेकिन यह आखिरी मौका था। जब चेन जियांग जड़ी बूटियों को संसाधित कर रहा था तो लॉन्ग जुएई ने चेन जियांग को अपनी खोज के बारे में बताया। छोटे बदमाश, उस मोहिनी की दिव्य भावना बहुत मजबूत है। वह रसायन भट्टी के अंदर की स्थिति को स्पष्ट रूप से समझ सकती है। वह मेरे कई राज जानती है। मुझे कोई डर नहीं अगर उसे भी पता चल गया। चेन जियांग ने आह भरते हुए कहा। हुआ जियांगयू उसके और लियू मेंगे के राज जानती थी, और वह ये भी जानती थी कि वह हुआंग जिनतियन का शिष्य है। हालांकि उसने खुलकर नहीं बताया, फिर भी चेन जियांग को पूरा यकीन था कि उसने जरूर सब कुछ जान लिया है। मेरे सामने तो ये औरतें अक्सर बेवकूफ बनने का नाटक करती हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतनी चालाक होती हैं। चेन जियांग ने गाली दी। अगर तुम्हारे सामने वाली लड़कियां बहुत चालाक हैं तो तुम खुश नहीं रहोगे। वे सिर्फ तुम्हें लुभाने के लिए बेवकूफी करती हैं। सू मेयाओ ने प्यार से हंसते हुए कहा। चेन ज़ेन ने जड़ी बूटियों को भट्टी के अंदर रखना शुरू किया और फिर आग में डालना शुरू कर दिया। इससे पहले कि वह लॉन्ग जुएई को समझाता, छोटी लड़की, जो भी मामला हो तब तक प्रतीक्षा करो जब तक मैं शोधन समाप्त नहीं कर लेता। उसके बाद ही तुम मुझे बता सकती हो। मुझे पता है, लॉन्ग जुएई ने कोमलता से चिल्लाकर कहा। इस बार चेन जियांग बिल्कुल वैसा ही था जैसा कुछ पल पहले था, पसीने से तरबतर। उसे एलिमेंटल स्पिरिट डैन को परिष्कृत करने से थोड़ी नफरत होने लगी। इस तरह के डैन को परिष्कृत करने में चाहे किसी कीमियागर की दिव्य भावना कितनी भी प्रबल क्यों न हो, अगर उन्होंने इसे अच्छी तरह से नहीं समझा है तो उन्हें निश्चित रूप से नुकसान होगा। लाओ, दो दान। चेन जियांग ने मन ही मन दृढ़ निश्चय कर लिया। अपनी दिव्य बुद्धि का प्रयोग करते हुए उसने हर्बल स्पिरिट क्यू और हर्बल पाउडर के मिश्रित पिंडों को दो भागों में विभाजित कर दिया। फिर उसने उन्हें दानों में निचोड़ना शुरू कर दिया। पहली बार चेन जियांग एक साथ दो डैन का शोधन कर रहा था। अगर वह सिर्फ एक डैन का शोधन कर रहा होता तो उस समय तक वह जड़ी बूटियों की शक्ति को पूरी तरह से उजागर नहीं कर पाता। अगर वह एलिमेंटल स्पिरिट डैन से ज्यादा परिचित न होता तो वह निश्चित रूप से 3 डैन तक पहुंच जाता। अब भट्टी के अंदर ऊर्जा के 2 पिंड धीरे धीरे निचोड़े जा रहे थे। हुआ शियांग्यू की संवेदनाएं एकदम साफ थीं। उसके दिल में बेहद आश्चर्य था। जब उसने चेन शियांग की ओर देखा तो उसकी आंखों में प्रशंसा के भाव उभर आए। ठोस हो जाओ, चेन जियांग ने अपने दिल में चिल्लाया, क्योंकि कांपती भट्टी अचानक शांत हो गई। तत्व आत्मा दान के ठोसीकरण के दौरान जब तक कीमियागर की दिव्य भावना पर्याप्त रूप से प्रबल हो तब तक ये प्रक्रिया बहुत आसान होगी। अध्याय 0289, 5वें स्तर का कीमियागर। अध्याय 289, 5वें स्तर का कीमियागर। चेन जियांग को अचानक आराम करते देखकर तीनों बुजुर्गों को एहसास हुआ कि चेन जियांग जरूर कामयाब रहा होगा, जिसका मतलब ये भी था कि चेन जियांग 5वीं श्रेणी का कीमियागर बनेगा। हालांकि 5वीं श्रेणी का कमतर कीमियागर, लेकिन चेन जियांग की वर्तमान उम्र को देखते हुए यह अभी भी बहुत आश्चर्यजनक था। चेन जियांग के उज्ज्वल भविष्य के बारे में सोचकर तीनों बुजुर्गों के मन में ईर्ष्या हुई। वे सभी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर 5वीं श्रेणी के कीमियागर बने थे। तुमने कौन सा दान परिष्कृत किया है? बूढ़ी औरत ने चलते हुए पूछा। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, वरिष्ठ, क्या ढक्कन खोलने के बाद आपको पता नहीं चलेगा? बाकी 2 बूढ़े और हुआ शियांग्यू ने चेन शियांग को घेर लिया। हुआ शियांग्यू को पहले से ही पता था कि चेन शियांग ने क्या परिष्कृत किया है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि चेन शियांग उसे परिष्कृत करने में कामयाब हो पाएगा। ढक्कन खुलते ही अंदर से अचानक एक सुनहरी आभा फूट पड़ी, जिसने सबकी आंखें चौंधिया दीं।
लेकिन जल्द ही वह सुनहरी आभा गायब हो गई क्योंकि भट्ठी के अंदर 2 चमकीले दांत सुनहरे रंग की चमक में घूमते हुए पड़े थे, जिससे तीनों बूढ़े कीमियागर बुरी तरह स्तब्ध रह गए। वे अभी तक यह नहीं पहचान पाए थे कि वह कौन सा दान था, लेकिन वे जानते थे कि वह निश्चित रूप से एक बहुत ही दुर्जेय, निम्न श्रेणी का गहन स्तर का दान था, खासकर उसकी हल्की आभा के कारण, जो किसी के भी मन को प्रभावित कर सकती थी। तीनों बूढ़े कीमियागरों ने मुंह में लार भर ली। उन्हें थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। पहले उन्हें लगा था कि चेन जियांग एक अपरंपरागत डैन को परिष्कृत कर रहा है और उन्हें ये भी लगा था कि वे उसे पहचान ही लेंगे, लेकिन अब डैन देखने के बाद भी वे उसे पहचान नहीं पा रहे थे। ये डैन बिल्कुल भी अपरंपरागत डैन नहीं था और न ही उतना उपयोगी था जितना उन्होंने सोचा था। यह एलिमेंटल स्पिरिट डैन है और यह मेरे लिए भी पहली बार है जब मैंने इसे देखा है, हुआ जियांगयू ने उपेक्षापूर्वक कहा। उसने एक डैन निकाला और ध्यान से उसका अवलोकन किया। चेन जियांग को उम्मीद नहीं थी कि हुआ जियांगयू ने भी इस तरह का डैन अब देखा होगा। इससे ये साफ जाहिर हो गया कि एलिमेंटल स्पिरिट डैन के लिए जड़ी बूटियां कितनी दुर्लभ थीं। एलिमेंटल स्पिरिट डैन, पौराणिक एलिमेंटल स्पिरिट डैन जो अपने उपयोगकर्ता की दिव्य चेतना को चरम सीमा तक पहुंचा सकता है। बूढ़े लोगों में से एक स्तब्ध रह गया। उन्होंने इसके बारे में जरूर सुना था, लेकिन इसके सटीक विवरण के बारे में किसी को भी पक्का पता नहीं था। यहाँ तक कि इसकी विधि भी उनमें से किसी को नहीं पता थी। तीनों वृद्ध कीमियागर पूरी तरह से दंग रह गए। हालांकि एलिमेंटल स्पिरिट डैन एक निम्न श्रेणी का गहन स्तर का डैन था, फिर भी इसका उपयोग बहुत बड़ा था। बहुत समय पहले इसे मध्यम श्रेणी के गहन स्तर के डैन में शामिल किया जाना था, लेकिन चूंकि इसके शोधन में कठिनाई अभी मध्यम श्रेणी के गहन स्तर तक नहीं पहुंची थी, इसलिए इसे निम्न श्रेणी के गहन स्तर के डैन के रूप में निर्धारित किया गया था। ये दान भवन की नींव वाले दान से कहीं ज्यादा मूल्यवान था। चेन जियांग के पास न सिर्फ जड़ी बूटियां थीं, बल्कि वह उसे परिष्कृत भी कर सकता था। 3 पुराने कीमियागर जो पहले चेन जियांग पर एक अपरंपरागत दान को परिष्कृत करने के लिए मन ही मन उपहास कर रहे थे, अब समझ गए थे कि वे कितने गलत थे। चेन जियांग ने कोई भी अपरंपरागत दान परिष्कृत नहीं किया था, बल्कि निम्न श्रेणी के गहन स्तर के दानों में से सबसे कमतर तत्व आत्मा दान को परिष्कृत किया था। क्या तुम इस एलिमेंटल स्पिरिट डैन को डेनशियांग टॉवर को बेचने को तैयार हो? हमें सिर्फ एक चाहिए, सिर्फ दिखावे के लिए। हम इसे बिल्कुल नहीं बेचेंगे। हुआ शियांगयू की आंखों में एक सुखद भाव था जब उसने चेन शियांग से पूछा। 3 बूढ़े कीमियागर भी इसे खरीदना चाहते थे, लेकिन वे जानते थे कि एलिमेंटल स्पिरिट डैन कितना दुर्लभ और कीमती है। उनका अनुमान था कि चेन जियांग अपनी कीमत से उन्हें बेरहमी से दबा देगा, इसलिए उन्होंने भी हार मान ली। चेन जियांग ने अपने हर्बल गार्डन में ढेर सारी जड़ी बूटियां उगाई थीं। भविष्य में वह उन्हें परिष्कृत कर सकता था। हुआ जियांगयू को एक दान बेचना कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए उसने हंसते हुए कहा, जरूर बेच सकता हूँ, लेकिन कीमत पर बात करने से पहले मुझे 5वें स्तर का अल्केमिस्ट पदक दे दो। हुआ शियांगयू चेन शियांग के चेहरे पर धूर्तता देखकर समझ गई कि चेन शियांग उसे जरूर ठग लेगा। उसने चुपके से दांत पीसते हुए एक जेड कार्ड निकाला, जिस पर 5 हल्की सुनहरी धारियां उकेरी हुई थीं। कार्ड निकालने के बाद तीनों बूढ़े कीमियागरों ने अपने खून और दिव्य बुद्धि से जेड कार्ड के पीछे हस्ताक्षर कर दिए। चेन जियांग ने कुछ देर इंतजार किया, जब तक कि सब कुछ खत्म नहीं हो गया। तीनों बूढ़े कीमियागरों ने चेन जियांग का विनम्रता से स्वागत किया और फिर पूरी तरह शर्मिंदा होकर चले गए। हुआ जियांगयुए ने चेन जियांग की कमर पर हाथ मारा और फिर धीरे से कहा, छोटे बदमाश, तुमने एलिमेंटल स्पिरिट डैन को परिष्कृत करना कब सीखा? मैंने इसे बहुत पहले ही सीख लिया था। अब मैं 5वें स्तर का कीमियागर हूँ। हा हा हा। चेन जियांग जेड कार्ड को देखकर हंसने लगा। 5 सुनहरी रेखाएं थोड़ी धुंधली थीं। यह एक निम्न 5वें स्तर के कीमियागर की निशानी थी। मध्यम 5वें स्तर के कीमियागर के लिए ये थोड़ी ज्यादा चमकीली थी और उच्च 5वें स्तर के कीमियागर के लिए सुनहरी रेखाएं अतुलनीय रूप से ज्यादा चमकीली थीं। अगर चेन जियांग को दोबारा मूल्यांकन करवाना था तो वह केवल डेनशियांग टॉवर के प्रभारी व्यक्ति से सुनहरी रेखाओं को थोड़ा और चमकदार बनाने के लिए कह सकता था। चूंकि जेड कार्ड को डेनशियांग ताओयुआन ने विशेष रूप से परिष्कृत किया था, इसलिए उत्कीर्ण स्पिरिट पैटर्न बहुत जटिल और गूढ़ थे। घमंड मत करो, जल्दी से अपनी कीमत बताओ। हुआ जियांगयू ने चेन जियांग की बाहों पर चुटकी काटी। चेन जियांग द्वारा बड़ी कीमत पर ठगे जाने का ख्याल आते ही वह बहुत असहज हो गई। चेन जियांग ने उसका रंग रूप देखकर अपने होंठ भींचे और कहा, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? मैं तो शुरू से ही तुम्हें एक देने की योजना बना रहा था। हुआ शियांगयू की उम्मीद के बिल्कुल उलट था। उसने झट से उस जगह को छुआ जिसे उसने कुछ देर पहले चुटकी काटी थी, हंसी और बोली, तुम सचमुच मेरे प्यारे भाई हो। तुमने मेरे प्यार को व्यर्थ नहीं जाने दिया। TLN अधिक पढ़ें। मैं स्याओ डाओ जे शी वो दे हाओ दीदी मैं वांग फे वो जे में तेंगमी। पिछले भाग में तेंग का अर्थ प्यार और दर्द दोनों है। हुआ जियांगयू यहाँ इस शब्द को कहकर उसका मजाक उड़ा रही है, जो उसकी चुटकी का प्रतिनिधित्व करती है, साथ ही चेन जियांग के साथ उसके रिश्ते का भी प्रतिनिधित्व करती है। इससे पहले हुआ शियांगयू ने उसे एक गहरा जानवर का थैला दिया था, जिससे वह सफेद बाघ को पकड़ सकता था। इसके लिए चेन शियांग हुआ शियांगयू के प्रति बहुत आभारी था और उसे एक दान देना उसके लिए कुछ भी नहीं था। चेन जियांग द्वारा एलिमेंटल स्पिरिट डैन को हुआ शियांगयू को दिए जाने के बाद वह टूर्नामेंट के लिए पंजीकरण कराने के लिए दौड़ा और सीधे श्रीमती ली से मिलने गया। हुआ शियांगयू ने श्रीमती ली को बहुत पहले ही बता दिया था कि चेन शियांग 5वें स्तर का अल्केमिस्ट मूल्यांकन देने वाला है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी हो जाएगा। युवा गुरु चेन, क्या आप सचमुच 5वें स्तर के कीमियागर हैं?
चेन जियांग के जेड कार्ड को देखकर श्रीमती ली को अभी भी थोड़ा संदेह हुआ। उन्होंने डैनशियांग टावर में काफी समय बिताया था, लेकिन इतने युवा 5वें स्तर के कीमियागर को देखना उनके लिए पहली बार था। हे बिल्कुल, ये सच है। मैं उच्च श्रेणी के टूर्नामेंट के लिए पंजीकरण कराना चाहता हूँ, चेन जियांग ने हंसते हुए कहा। श्रीमती ली ने जल्द ही इस बात को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्होंने पहले भी चेन जियांग के मूल्यांकन की निगरानी की थी। पंजीकरण के बाद चेन जियांग ने उच्च श्रेणी के टूर्नामेंट की सामग्री के बारे में भी पूछा, लेकिन श्रीमती ली ने चुप रहने का फैसला किया, क्योंकि यह गुप्त रहना चाहिए था। कहीं ऐसा न हो कि कीमियागर टूर्नामेंट की विशेष तैयारी कर लें। प्रतिभागियों के लिए यह एक बड़ी परीक्षा थी। बहुत जल्द सुगंध नगरी के कीमियागरों में हलचल मच गई, क्योंकि डैनशियांग टावर में एक मौलिक आत्मा दान प्रदर्शित किया गया था। यह एक ऐसा दान था जो समय के साथ लुप्त हो गया था। यह निश्चित रूप से एक पौराणिक दान था। बेशक उन सभी को नहीं पता था कि इसे किसने परिष्कृत किया था। हुआ शियांग्यू ने 3 पुराने कीमियागरों से भी इसे गुप्त रखने को कहा था। वह दूसरी सेनाओं के दिग्गजों को यह नहीं बता सकती थी कि चेन शियांग यहाँ आ गया है, वरना उसे परेशानी हो सकती थी। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि इस बार शैतानी रास्ते वाले संप्रदाय भी इस प्रतियोगिता पर नजर गड़ाए हुए हैं। हालांकि दक्षिणी बंजर भूमि में अपनी हार के बाद शैतानी संप्रदाय ने वादा किया था कि अब वे धर्मी संप्रदायों से कोई टकराव नहीं करेंगे, लेकिन उनकी प्रतिबद्धता भरोसे के लायक नहीं थी। हुआ शियांग्युए को सबसे अधिक चिंता इस बात की थी कि चूंकि शैतानी रास्ते की योजनाओं को चेन शियांग ने बर्बाद कर दिया था, इसलिए शैतानी रास्ते के लोग निश्चित रूप से उसे निशाना बनाएंगे। चेन जियांग दिव्य शस्त्र भंडार में वापस नहीं लौटा। हुआ जियांग्यू के अनुसार लियू मेंग अब वहां वापस नहीं आएगा, इसलिए उसने उसे सुरक्षा के लिए यहीं रहने को कहा। और चेन जियांग एक सुंदरी को मना नहीं करने वाला था, इसलिए यहाँ रहने में कोई बुराई नहीं थी। प्रदर्शित एलिमेंटल स्पिरिट डैन ने कई दर्शकों को आकर्षित किया, और उनमें से अधिकांश कीमियागर या कीमिया सीख रहे लोग थे। एलिमेंटल स्पिरिट डैन को एक पारदर्शी और सीलबंद डिब्बे में रखा गया था, ताकि एलिमेंटल स्पिरिट डैन की शक्ति नष्ट न हो। हालांकि यह एक निम्न श्रेणी का गहन स्तर का डैन था, फिर भी कई कीमियागरों की नजर में यह एक नवीनता थी। हुआ शियांग्युए ने चेन शियांग को डैनशियांग टावर की सैर कराई। डैनशियांग टावर पर कुछ हर्बल गार्डन भी थे। इन सभी हर्बल गार्डन को स्पिरिट क्यूई इकट्ठा करने के लिए एक विशाल संरचना से ढका गया है, और सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी का इस्तेमाल किसी ऐसे व्यक्ति ने किया था जो ट्रू क्यूई का इस्तेमाल करके उन्हें पोषित करने में माहिर था। चेन शियांग ने यह भी देखा कि ट्रू एलिमेंटल डैन और व्हाइट जेड डैन को परिष्कृत करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली स्पिरिट जड़ी बूटियां यहाँ उग रही थीं। उसने देखा कि सावधानीपूर्वक प्रजनन के बाद उनकी वृद्धि दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। इससे चेन जियांग की भी समझ खुल गई। लेकिन जैसे ही चेन जियांग ने और कीमती स्पिरिट जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए ऊंची मंजिल पर जाने का इरादा किया, हुआ जियांग्यू ने भौहें चढ़ा दी। इस समय पूरे डैनशियांग टावर में एक आवाज गूंज उठी, डैनशियांग टावर का पर्यवेक्षक कौन है? यहाँ कोई मुसीबत खड़ी करने आया है। चेन जियांग जल्दी से चिल्लाया। मन ही मन वह कुछ उत्साहित था, क्योंकि उसे पता था कि देखने लायक कोई अच्छा शो जरूर होगा। हुआ जियांगयुए ने चेन जियांग को अपनी आंखों का सफेद हिस्सा दिखाया और फिर जल्दी से नीचे चली गई। अध्याय 0290 यू जियांगलिन अध्याय 290 यू जियांगलिन। डैनशियांग टावर की पहली मंजिल पर एक हॉल में ज्यादातर लोग जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, और कुछ डरपोक लोग सावधानी से पीछे हटने लगे। डैनशियांग टावर की पहली मंजिल के बीचों बीच तात्विक आत्मा डैन का प्रदर्शन हो रहा था। हुआ शियांग्यू ने ऐसा डैनशियांग टावर की प्रतिष्ठा बढ़ाने के साथ साथ डैनशियांग टावर के कीमियागरों के लिए रास्ता खोलने के लिए किया था। इससे कोई परेशानी पैदा होना उसकी उम्मीद से बाहर था। एलिमेंटल स्पिरिट डैन की अलमारी के पास एक असाधारण व्यक्तित्व वाला अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। उसके पूरे शरीर से एक दमनकारी और अहंकारी आभा निकल रही थी, और उसकी पीठ पर एक लंबी तलवार लटक रही थी। एक नजर में ही कोई भी उसे प्राउड स्वॉर्ड संप्रदाय का सदस्य पहचान सकता था, लेकिन कुछ देर पहले उसने जो दबाव छोड़ा था उसने कई लोगों को डरा दिया था। कुछ दर्शकों ने इस अधेड़ उम्र के आदमी को पहचान लिया, क्योंकि वह प्राउड स्वॉर्ड संप्रदाय का डीन यू जियांगलिन था। जब हुआ जियांगयुए वहां पहुंची तो उसने ठंडे स्वर में कहा, यू जियांगलिन, क्या तुम यहाँ परेशानी खड़ी करने आए हो? उसे इस तरह के घमंडी आदमी से सख्त नफरत थी, खासकर अगर वह गर्वित तलवार संप्रदाय से हो। प्राचीन काल से ही उनके सभी सदस्य ऐसे ही थे, इसलिए उसे गर्वित तलवार संप्रदाय के लोगों से व्यवहार करना सबसे ज्यादा नापसंद था। चेन जियांग दूर से इस जीवंत दृश्य को देख रहा था। चेन जियांग भी हुआ जियांगयू की तरह ही महसूस कर रहा था। वह भी गर्वित तलवार संप्रदाय के लोगों से नफरत करता था, और उसने उनमें से कुछ का वध भी किया था। इसके अलावा इतिहास के पन्नों में गर्वित तलवार संप्रदाय के अनुयायियों को बाकी 8 धर्मी संप्रदायों के अनुयायियों द्वारा अक्सर मार डाला गया था। यू जियांगलिन ने देखा कि यह सिर्फ हुआ जियांगयू था। उसके चेहरे पर तिरस्कार भरा हुआ था। उसने अहंकार से कहा, क्या आप डैनशियांग टावर के पर्यवेक्षक हैं? आपके डैनशियांग ताओयुआन के डीन के बारे में क्या? जल्दी से उसे बाहर आने के लिए कहो, तुम उसे देखने के लायक नहीं हो। हुआ जियांगयू ने थोड़े गुस्से भरे स्वर में जवाब देते हुए अपनी भौहें सिकोड़ लीं। हॉल में मौजूद सभी लोग बेहद हैरान थे। वे हुआ शियांगयुए को पहचान ही नहीं पाए। केवल दानशियांग ताओयुआन के शिष्य ही जानते थे कि हुआ शियांगयुए दानशियांग ताओयुआन की पर्यवेक्षक हैं, लेकिन वह यू जियांगलिन से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे कर सकती थी? यू जियांगलिन तो प्राउड स्वॉर्ड सेक्ट की डीन थी, उनमें इतना आत्मविश्वास कहाँ से आ रहा था?
यू जियांगलिन को पहले से ही पता था कि डेनशियांग ताओयुआन के डीन शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई देते हैं, फिर भी वह ये रुख अपना रहा था। उसका मानना था कि केवल डेनशियांग ताओयुआन के डीन ही उससे बात कर सकते हैं। छोटी बच्ची, मैं इस एलिमेंटल स्पिरिट डैन को खरीदना चाहता हूँ। इस मामले में तुम फैसले नहीं ले सकती, जल्दी से अपने डीन को बुलाओ। यू जियांगलिन का स्वर थोड़ा नर्म हो गया, फिर भी इससे सभी की चिड़चिड़ाहट कम नहीं हुई। हुआ जियांगयू ने व्यंग्य किया, एलिमेंटल स्पिरिट डैन को मैंने खरीदा था, अगर मैं चाहूँ तो इसे मौके पर ही खा भी सकता हूँ। मैं इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले सकता? यू जियांगलिन एक पल के लिए हैरान रह गया। उसने सोचा कि एलिमेंटल स्पिरिट डैन को डेनशियांग ताओयुआन के डीन ने परिष्कृत किया है। यू जियांगलिन का रंग रूप देखकर चेन जियांग और हुआ जियांगयू दोनों मन ही मन उत्साहित हो गए। चेन जियांग को उम्मीद नहीं थी कि 10,000 साल से भी ज्यादा समय से जिंदा ये बूढ़ा आदमी इतना मूर्ख होगा। उसके रूप रंग को देखकर साफ जाहिर था कि उसे एलिमेंटल स्पिरिट डैन की सख्त जरूरत थी। उसने इतना ध्यान आकर्षित किया और अपनी मंशा इतनी साफ जाहिर की तो क्या उसे बाकियों द्वारा ठगा नहीं जाएगा? चेन जियांग ने अपने मन में जल्दी से एक योजना सोची, क्योंकि वह अपने सामने घटित हो रहे दृश्य को देख रहा था। अपनी कीमत बताओ, मुझे ये एलिमेंटल स्पिरिट डैन चाहिए। यू जियांगलिन ने अपने दोनों हाथ पीछे करके उपेक्षापूर्ण लहजे में कहा, मानो चाहे इसकी कीमत कितनी भी हो, वह इसे खरीदने ही वाला था। मैं नहीं बेचूंगी। हुआ जियांगयू के पास क्रिस्टल पत्थरों या ट्रू एलिमेंटल डेंस की कोई कमी नहीं थी, इसलिए वह बेचने वाली नहीं थी, खासकर अब जब वह यू जियांगलिन पर उत्तेजित थी। छोटी बच्ची, तुम्हें थोड़ा व्यवहार करना आना चाहिए। यह एलिमेंटल स्पिरिट डैन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यू जियांगलिन की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि हुआ जियांगयू ने उसके बालों पर हल्के से हाथ फेरा। उसकी इस मनमोहक हरकत ने वहां मौजूद कुछ आदमियों का ध्यान तुरंत अपनी ओर खींच लिया। उसने बनावटी मुस्कान बिखेरी और कहा, छोटी बच्ची, यू जियांगलिन, देर सवेर तुम्हारे इस बदमिजाज स्वभाव के कारण तुम्हारा स्वाभिमानी तलवार संप्रदाय नष्ट हो ही जाएगा। मैं इसे नहीं बेचूंगी। तुम क्या करोगी? अगर हिम्मत है तो डेनशियांग ताओयुआन को नष्ट करने की कोशिश करो। यू जियांगलिन का पूरा शरीर गुस्से से कांप उठा। उसे डेनशियांग ताओयुआन की ताकत का अंदाजा कैसे नहीं था? उसे डेनशियांग ताओयुआन के संपर्कों की पूरी जानकारी थी। अगर डेनशियांग ताओयुआन मुश्किल में पड़ गया तो चरम मार्शल संप्रदाय और दिव्य अस्त्र स्वर्गीय साम्राज्य चुप नहीं बैठेंगे। और उसे सबसे ज्यादा डर गू डोंगचेन से था। वह जानता था कि उसकी ताकत गू डोंगचेन से कहीं कम है। यह एलिमेंटल स्पिरिट डैन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यू जियांगलिन ने कहा। अब ऐसा लग रहा था जैसे वह दूसरों से पूछ रहा हो, इससे मेरे बेटे को अपनी अड़चन दूर करने में मदद मिल सकती है। मैं आपसे इसे मुझे बेचने के लिए कहता हूँ। उसकी बातें सुनकर चेन जियांग और भी जोर से हंस रहा था। यू जियांगलिन का एक प्रतिभाशाली बेटा था और यह बात बहुत से लोगों को पता थी, क्योंकि यू जियांगलिन ने अपने बेटे का खूब प्रचार किया था। लेकिन कौन जानता था कि जब उसका बेटा चरम अवस्था की ओर बढ़ने वाला था तो वह चीगोंग विचलन से ग्रस्त हो गया था और उसे गंभीर चोटें आई थीं। कई वर्षों तक स्वस्थ रहने के बाद वह एक बार फिर अपनी चरम शक्ति तक पहुंच गया, लेकिन उसका आत्मिक सागर नहीं सुधरा था। उसे अपनी दिव्य बोध की आवश्यकता थी और तभी वह पूरी तरह से ठीक हो सकता था। हालांकि उस समय यू जियांगलिन के बेटे की चेतना को भारी आघात पहुंचा था। वह अब दिव्य ज्ञान का जरा भी विकास नहीं कर पा रहा था। हालांकि दिव्य ज्ञान के विकास के लिए विशेषीकृत अन्य दान भी थे, फिर भी वे सभी अपर्याप्त थे। उसने पहले ही कई तरीके आजमा लिए थे, लेकिन फिर भी उसे कोई परिणाम नहीं मिला। इससे पहले एल्डर डैन ने सलाह दी थी कि यह केवल तत्व आत्मा दान के साथ ही संभव हो सकता है। जैसे ही उसका आत्मिक सागर ठीक हो जाता, वह तुरंत सफलता प्राप्त कर सकता था, क्योंकि मौलिक आत्मा डैन एक बार भी प्रकट नहीं हुआ था। यू जियांगलिन का बेटा कई वर्षों तक सच्चे मार्शल क्षेत्र के 9वें स्तर पर रहा था। जब चेन जियांग ने इसके बारे में सुना तो उसे पता था कि वह यू जियांगलिन को बेरहमी से ठग सकता है। एलिमेंटल स्पिरिट डैन की कीमत ज्यादा से ज्यादा 10 लाख क्रिस्टल स्टोन से ज्यादा नहीं थी। एक डीन के लिए यह एक छोटी सी संख्या थी। 10 लाख क्रिस्टल स्टोन तो जिक्र के लायक भी नहीं थे। हुआ जियांगयू ने 10 मिलियन की कीमत देने के बारे में सोचा, लेकिन जैसे ही वह वादा करने वाली थी, चेन जियांग की आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी। प्रिय बहन, तुम उससे कितना ठगने की योजना बना रही हो? चेन जियांग ने पूछा। 10 मिलियन, निर्दयी है ना? हुआ जियांगयू ने जवाब दिया। निर्दयी मेरी गांड। चेन जियांग ने उपहास के साथ कहा, बिल्कुल नहीं। अगर मैं ज्यादा कीमत मांगूंगा तो दूसरे कहेंगे कि मेरे डेनजियांग ताओयुआन ने किसी की मुसीबत का फायदा उठाकर उसे ठग लिया। 10 लाख क्रिस्टल पत्थर तो पहले से ही बहुत खतरनाक हैं। हुआ जियांगयू वाकई चाहता था कि कीमत थोड़ी और ज्यादा हो। तुम उसे नीलामी में भाग लेने के लिए कहो। उस समय मौलिक आत्मा डैन प्रकट होगी। हे चेन जियांग ने दुष्ट हंसी के साथ कहा। हुआ जियांगयू की आंखें चमक उठी। वह तुरंत चेन जियांग की मंशा समझ गई। उसने मन ही मन चेन जियांग के तरीके की तारीफ की। अगर यू जियांगलिन को वाकई जरूरत होती तो नीलामी के दौरान वे जानबूझकर कीमत बढ़ा सकते थे। इससे न सिर्फ यू जियांगलिन को खून खराबा होता, बल्कि उनका मुनाफा भी ज्यादा होता। इस बात को सोचकर हुआ जियांगयू मन ही मन बेहद उत्साहित थी। हुआ शियांगयू ने कहा, नहीं, मैं इसे आपको नहीं बेच सकता। विक्रेता ने शुरू से ही कहा था कि हम इसे दूसरों को नहीं बेच सकते। हमें विक्रेता की राय का सम्मान करना होगा, क्योंकि हम डेनशियांग टॉवर एक ऐसा व्यवसाय कर रहे हैं जहां विश्वसनीयता ही सब कुछ है। हालांकि उन्होंने हमें बताया कि नीलामी के समय एक और एलिमेंटल स्पिरिट डैन होगा।
नीलामी बहुत जल्द शुरू होगी, आपने 1000 साल से भी अधिक समय तक इंतजार किया है, क्या आप इतने कम समय के लिए इंतजार नहीं कर सकते? यू जियांगलिन पहले से ही बेरहमी से ठगे जाने के लिए तैयार था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि हुआ जियांगयू ऐसा कहेगा। उसने मन ही मन राहत की सांस ली, अगर नीलामी में होता तो शायद सस्ता मिल जाता। यू जियांगलिन ने एक ठंडी खर्राट भरी, फिर अपनी आस्तीन लहराकर चला गया, जिससे हुआ जियांगयू ने भी जवाब में धीरे से खर्राटे लिए। यहाँ हर कोई गर्वित तलवार संप्रदाय के महान डीन को जानता था, या कम से कम उसके बारे में अफवाहें तो सुनी ही थीं। वह बहुत ही परेशान करने वाला आदमी था जिससे लोग उससे नफरत कर सकते थे। ऐसी सुंदरी को क्रोधित होते देख ये सभी पुरुष मन ही मन यू जियांगलिन से घृणा करने लगे। हुआ जियांगयू ने गुस्से से नाक भान से कोड़ी, वह पहली मंजिल से चली गई और चेन जियांग उत्साह से उसके पीछे पीछे चला गया। इस आदमी को भविष्य में मैं निश्चित रूप से बेरहमी से मार डालूंगी, लेकिन खुशबू शहर में चाची निश्चित रूप से उसे अपना चेहरा खो देंगी। हुआ जियांगयू बहुत गुस्से में थी। एक अनोखे सुरुचिपूर्ण कमरे में उसने कोमलता से शाप दिया। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, प्रिय बहन, इसे नीलामी में ले जाओ, उस समय मैं इसे तुम्हारे साथ जरूर थोड़ा सा साझा करूंगा। हुआ जियांगयू ने एलिमेंटल स्पिरिट डैन लिया, ये सोचकर कि बहुत जल्द वह यू जियांगलिन को पीड़ित होते हुए देख पाएगी। अचानक उसके चेहरे पर एक आकर्षक और मंत्रमुग्ध कर देने वाली मुस्कान आ गई।